हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने क्लास 8 का ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं बेटा? थर्ड। हम्म थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक। हमने यहाँ पे सब कुछ देख लिया था कि कैसे हमारा पार्लियामेंट वर्क कर रहा था, हमारा पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट क्या था, है ना। हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि हाँ, हमारे पार्लियामेंट जो है, ये जो सिस्टम है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया है। ये सेंगोल करके हमने पढ़ा था। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा फर्स्ट या सेकंड पार्ट, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 8 की प्लेलिस्ट में ये है। ठीक है। हम्म। हाँ, हमने यहाँ पे ये देखा था लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें भी हमने 3 फंक्शंस तो पढ़ लिए थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन पढ़ लिए थे, लॉ मेकिंग पढ़ लिया था ना, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी पढ़ लिया था। हमें फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी पढ़ना था। ठीक। तो हमने देखा था कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या था, कि क्या क्या काम होते हैं हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हम यहाँ पे एक बार ओवरव्यू देख रहे हैं, ताकि काफी दिन हो गए ना आपको पढ़े हुए, तो इसलिए आपको याद आ जाए। तो एनेबलिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ढंग से काम कर रहा है या नहीं, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी के थ्रू ये चेक किया था। सेपरेशन ऑफ पावर्स देखे थे कि कैसे होता है तीनों में। फेडरलिज्म कैसे इंश्योर होता है, हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कैसे काम करता है। फिर हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस देखा था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है हमारा पार्लियामेंट का काम, जिसमें वो करती क्या है, बिल बनाती है। बिल जब बन जाता है, पास हो जाता है, तो हम उसे एक्ट कहते हैं। ये हमने देखा था। यहाँ पे हमने बिल की सेपरेट डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक। हमने यहाँ पे जो बॉक्स था, इसके अंदर हमने पढ़ा था जो जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस थे। हमारे यहाँ पे प्रोसेस देखा था हमने कि लॉ मेकिंग कैसे होती है पार्लियामेंट की। ठीक। इसमें हमने रीडिंग क्लॉज और गैजेट क्या होता है, ये भी अच्छे से समझा था। ठीक। इसके बाद हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी भी देखी थी कि हाँ, कैसे हमारे क्वेश्चन आर के थ्रू हम अपने उनसे मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे काम हो रहा है। या नॉर्मल पार्लियामेंट के जो पर्सन्स हैं, वो मिनिस्टर्स से पूछ सकते हैं कि काम कैसा हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि हमेशा पार्लियामेंट में हर कोई सीरियस नहीं रहता। जैसे क्लास में कभी हर कोई बच्चा या हर कोई टीचर बिल्कुल सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकते, तो जैसे यहाँ क्लास में भी हंसी मजाक चलता है, ऐसे हमारे पार्लियामेंट में भी कभी कभी जो होता है, आपके ये पोइट्स जो होते हैं, वो अपने पोएटिक मैनर में अपने कटाक्ष करते हैं। ठीक है। तो वो वाली चीज है। ठीक। यहाँ से हमें देखना था। देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा का ये हमारा है। ये हमारा डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कि हमारी वो जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, जो किसके ऊपर थी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर। इसके अंदर बताया गया था कि 160 सेकंड, हाँ, 162nd रिपोर्ट है ये उसकी। ठीक। तो 162 162 action taken by the government on the recommendation observation in the 150th report of the national आयुष मिशन। तो इसमें इस तरीके के जो है प्रॉपर जो बिल विल प्रेजेंट होते हैं, तो वो इस तरीके का जो उसका फर्स्ट जो रिपोर्ट नंबर है, इस तरह की चीजें आती है। तो हम देख सकते हैं कि हाँ, एकदम फॉर्मल तरीके से काम होता है। हमारी पार्लियामेंट में हर चीज क्या होती है, बड़ी फॉर्मल तरीके से होती है। ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था कि 1.2 को लोकेशन ऑफ द आयुष फैसिलिटीज। आयुष फैसिलिटीज क्या है या उसकी को लोकेशंस क्या है। तो आयुष फैसिलिटी जो है हमारी, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है इसके तहत, और हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, द कमिटी एट दिस जंक्चर नोटिस दैट इन सम स्टेट्स एंड यूटी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हैज नॉट बीन ओपन। तो कमिटी ने ये बोला था कि सेपरेट डिपार्टमेंट जो है आयुष के, वो अभी तक ओपन नहीं किए गए हैं। ये बात बोली। द कमिटी टू बूस्ट द आयुष सिस्टम फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन इन द आयुष हेल्थ केयर रिकमेंड्स द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू impress upon the persuade the states and UT with no separate department of the Ayush to create such a department, speed development and implementation of the Ayush sector। इसी बात में बोला गया था कि हाँ, नए नए हमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स जो हमारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। और हमें अपने क्या करना चाहिए, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह जो है, इसी के तहत हमारी जो जो स्कीम्स हैं, हम उसको तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब प्रॉपर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये इस तरीके की जो रिपोर्ट है, वो इसके तहत ही आई थी। और ये एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है बेटा, कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, उसका सिर्फ एक नोट वाला फॉर्म। ठीक है। मतलब जैसे इतना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है या इतना सारा है, तो इसका ये एक समरी बेस्ड है, या आप बोल सकते हो एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, कि एक छोटा सा उसका हिस्सा है। ठीक है। तो यही है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया था, तो ये आपकी रिपोर्ट बताई थी, आपकी यहाँ पे बताया था ना, आयुष फैसिलिटी वाले के ऊपर जो रिकमेंडेशन जो दी थी, उसने ये रिपोर्ट बताई। उसके ऊपर एक्शन क्या लिया गया,
पब्लिक हेल्थ इज अ बिंग अ स्टेट सब्जेक्ट। जो हमारा पब्लिक हेल्थ है, जो हमारे हेल्थ जो है वो हमारा क्या है, एक स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट का सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, हमारे तीन लेवल पे काम करती है गवर्नमेंट। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो के हमारी जो जो सेंटर की पावर होती है वो काम करती है, और सेंटर के अंदर, सॉरी, सेंटर के अंदर जो है वो कानून बनाने का काम भी कौन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट के अंदर कानून बनाने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और हमारे क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट में वहां पे कौन काम करता है, तो हमारी लोकल गवर्नमेंट कर रही होती है। जो पब्लिक हेल्थ है वो हमारा क्या है, एक स्टेट का सब्जेक्ट है। क्रिएशन ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन द स्टेट्स एंड यूटीज कम अंडर द परव्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी एंड गवर्नमेंट्स। हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रिक्वेस्टेड द स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स इन द डिफरेंट मीटिंग्स। कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, पहले इन्होंने ये बताया कि जो पब्लिक, तो ये जो है वो अपने स्टेट सब्जेक्ट में काम, मतलब ये अपने यूनियन लिस्ट में काम करती है, स्टेट वाली जो थी अपनी स्टेट लिस्ट में काम करती थी, और जो लोकल वाली गवर्नमेंट होती है वो अपने लोकल लिस्ट जो भी होती है उनकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की उसकी लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। तो जो हमारा हेल्थ वाला जो कंसर्न है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट को उसके रिगार्डिंग कानून बनाने चाहिए और काम करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो क्रिएशन करना जो डिपार्टमेंट का है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत इन द स्टेट्स एंड यूटीज, वो हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी गवर्नमेंट का काम है। हाउएवर फिर भी अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है हैज रिक्वेस्टेड द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स इन द डिफरेंट मीटिंग्स टू क्रिएट द सेपरेट डायरेक्टरेट्स। कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये वो किया हुआ है, रिक्वेस्ट करी हुई है कि एक सेपरेट डायरेक्टरेट जो है वो बना देने चाहिए। And deployment of the manpower in the SPMU and the DPMU in the states UTs for the speedy development and implementation of the NAM scheme। तो ये वाली चीज उन्होंने बोली कि सेपरेट हमारे डायरेक्टरेट्स बनाने देना चाहिए, ताकि हम नैम स्कीम के तहत जो भी हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी है स्कीम्स की वो हम कर सके। एज ऑन डेट अगर अभी तक देखा जाए तो जो सेपरेट आयुष डायरेक्टरेट है वो अवेलेबल है सिर्फ 24 स्टेट्स और यूटीज में। और यहाँ पे जो एसपीएमयू जो यूज किया गया था डीपीएमयू, तो एसपीएमयू का मतलब स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और ये है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये चीज थी। अब उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमारा भी मिस हो चुका था, मतलब उस दिन हमारा 3 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कि क्या काम होता है हमारे उसका, जो हमने अभी देखा था कि ये किसके काम चल रहे थे, ये हमारे काम चल रहे थे, इधर देखो मैं आपको बता देती हूँ। हम्म तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पार्लियामेंट के अंदर, मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे हमारे पार्लियामेंट के, जिसके तहत हमने 3 पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और रिवाइज भी कर लिया। फोर्थ पॉइंट अब हमें देखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है। ठीक है। हम्म हम्म। तो द पार्लियामेंट्री अप्रूव्स एंड मॉनिटर्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। की जो पार्लियामेंट है वो हमारी क्या करती है, अप्रूव भी करती है और मॉनिटर करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो पार्लियामेंट का काम ये है। डू द एनुअल बजट एंड द एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट अप्रूव करती है और मॉनिटर करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। जैस कैसे वो मॉनिटर करती है, तो वो एनुअल बजट वगैरह बना के और एग्जामिन करके कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है मिनिस्ट्रीज के बीच में। तो इससे हम फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द पार्लियामेंट इन अ टाइमली मैनर एंड एक्यूरेट मैनर। गवर्नमेंट को हमेशा टाइमली मैनर में बताना पड़ता है कि उन्होंने अपने फंड्स का कैसे यूटिलाइज किया, टाइमली मैनर में और एक्यूरेट मैनर में उनको बताना पड़ता है। अब इसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन जो थे हमारे इसी के साथ खत्म होते हैं। ठीक, जो हमारे 4 फंक्शंस थे। ठीक, अब है हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये न्यू हेड है। क्या है, ये एक न्यू हेड है। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है। तो वी हैव अनकवर्ड अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द प्रीवियस सेक्शन। कि हमने एग्जीक्यूटिव का जो था रोल देख लिया है प्रीवियस सेक्शन में कि कैसे क्या रहता है। अब हमें यहाँ से देखना है कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं और उनका कैसे क्या रोल होता है। तो डोंट मिस आउट में क्या है कि पार्ट फिफ्थ जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बिगिन होता है चैप्टर 1 से। वो है हमारा द एग्जीक्यूटिव। इट लुक्स एट द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अमंग अदर्स। इट इज इन द चैप्टर सेकंड में क्या है, दैट द रोल एंड द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर लिस्टेड। की इसमें हमारे जो रोल है एंड द फंक्शन जो है पार्लियामेंट के वो हमारे क्या हुए हैं, लिस्ट हुए हैं। वाई माइट दिस बी सो। इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट, तो मतलब क्या हमारा इसके तहत हमारा काम तय हुआ है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और इन सब का। तो वो हमारा यहाँ से डिस्कस होगा। तो हमारे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, जो हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस देखे पार्लियामेंट के, एग्जीक्यूटिव में हमारे जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हैं जो कि है हमारे प्रेसिडेंट, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तो द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है। कौन होते हैं प्रेसिडेंट, हमारे हेड ऑफ द स्टेट। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड भी बोलते हैं।
एक तो हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं और नॉमिनल हेड बोलते हैं एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, जितने भी हमारे सारे एग्जीक्यूटिव है उनके नॉमिनल हेड है। और पूरे अगर स्टेट की बात की जाए तो ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट है। यहाँ पे स्टेट का मतलब बेटा हमारे यहाँ पे कंट्री है। ये आपका स्टेट मतलब वो वाला स्टेट नहीं है, राजस्थान जयपुर सॉरी राजस्थान उत्तर प्रदेश और ये सब, ये वो वाला हेड ऑफ स्टेट नहीं है। ये स्टेट मतलब पूरा कंट्री है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम मतलब बता देती हूँ, जैसे मान लो ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब में हम अलग अलग ना स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्टेट है वो स्टेट है। ग्लोब में क्या होता है, कंट्री को क्या बोलते हैं अलग से, स्टेट स्टेट वर्ड जो है वो बहुत कॉमन है। तो कभी आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और वैसे भी आप देखोगे कि जापान एक स्टेट है, ये स्टेट स्टेट मतलब कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है इंडिया के टोटली हेड है हमारे कौन, प्रेसिडेंट। ठीक, अब है द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द गवर्नमेंट। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर और वो अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या करते हैं, रन करते हैं हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट आर अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो होते हैं वही हमारे अपॉइंट करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को एंड अदर मिनिस्टर्स को। ठीक, तो प्रेसिडेंट का अगर हम यहाँ पे देखा जाए कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये आ गया कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा उनका काम क्या करते हैं, वो सम्मन करते हैं द पार्लियामेंट, सम्मन मतलब होता है बेटा बुलाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका दूसरा फंक्शन। तीसरा काम अगर देखा जाए तो गिव असेंट टू द बिल, तो ये है उनका तीसरा काम। तो ये हमारे पार्लियामेंट के 3 काम है। इसके बाद क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइज द पार्लियामेंट। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये अभी हमने देखी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, ये काम क्या करती है, एडवाइस करती है। एड मतलब होता है सहायता प्रोवाइड कराती है किसको, प्रेसिडेंट को। अब क्योंकि देखो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो एक द हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे घर में हमारे दादाजी होते हैं। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे ही सारे काम होते हैं। और यहाँ पे भी मतलब अगर कभी भी उनको किसी चीज की सलाह या किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो किससे ले सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट में क्या है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट जो है उनको सारे ही फील्ड की नॉलेज नहीं हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें हर एक फील्ड की नॉलेज हो। तो किसी से भी रिलेटेड या गवर्नमेंट में कैसे क्या काम करना है, जैसे आपके फादर हैं, तो फादर जो है उनको कैसे क्या काम करना है, या मतलब आपके प्रेसिडेंट जो है, फिर से बताती हूँ देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एड करते हैं, मतलब सहायता प्रोवाइड कराते हैं, एडवाइस करते हैं द प्रेसिडेंट। आपके जो अगर फादर, अगर आपके मान लो फादर जो है, आपके पापा जो है ना, आपके पापा जो फादर जो है वो क्या है, आपके पीएम है। ठीक, ठीक, और पीएम के साथ क्या है, उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग वो है चीज। और एक है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट मान लो आपके दादाजी हैं। ठीक है, अरे दादाजी हैं, ठीक है, हाँ। तो अब कभी भी आपके दादाजी को अगर किसी भी तरह की एडवाइस की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अब आजकल जो हेड बना हुए हैं वो तो आपके, क्योंकि प्राइम देखो अब इसमें भी क्या होता है कि जो जैसे दादाजी को अगर कभी भी किसी भी तरीके की सलाह की जरूरत है तो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो उनको सलाह देते हैं अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। तो यहाँ पर भी यही है कि जो यहाँ पे इसमें लिखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड करेंगे, एड मतलब यहाँ पे सहायता देंगे और एडवाइस करेंगे द प्रेसिडेंट को। ठीक है, हाउएवर इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर। कि नॉर्मल कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके पास कुछ अलग से पावर है, उसका वो यूज करते हैं ड्यूरिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस, लाइक नो पार्टी होल्ड्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, हाँ, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वैसे तो वो नॉमिनल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, अभी हमने देखा। उनके पास क्या है, डिस्करिशनरी पावर है, उनके पास कुछ पावर है कि वो खुद से कुछ कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो वो कौन से डिसीजन है, जैसे अगर कभी भी मान लो वोट होता है और वोट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी विन नहीं होती, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे क्या है, बीजेपी पार्टी है। ठीक, यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, यहाँ पे आपकी कांग्रेस पार्टी है। ठीक, और यहाँ पे आपकी आम आदमी पार्टी है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्टी है। अभी क्या मान लो इन्होंने भी, इनको भी मेजोरिटी नहीं मिली, इनको भी मेजोरिटी नहीं मिली, इनको भी मेजोरिटी नहीं मिली और इनको भी मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब पूरी 51% सीट्स जो है वो किसी को भी नहीं मिली। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी पार्टी की, इन चारों में से जिस भी पार्टी की हमारी सबसे ज्यादा सीट्स हैं, उनको सबसे पहले बुलाना और उनसे बोलना कि हाँ मतलब आप जो है अपनी मेजोरिटी शो करो और फिर हम आपके में से किसी को मतलब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। तो ये क्या है, ये प्रेसिडेंट की नॉमिनल पावर मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या है प्रेसिडेंट की, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस तरह की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, अब यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट की बातें सारी खत्म हो गई।
अब यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मुझे पता है ये थोड़ा सा है यहाँ पे, मतलब आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको 2 बार रीड करना और एक बार जो मैंने बोला है उसको एक बार और सुन लेना अगर ना समझ में आए तो। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं फिर से समझा दूंगी आपके लिए। ठीक है, गया। अब क्या है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने बताया है कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो अपनी पूरी काउंसिल के साथ होते हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ हमारी क्या होती है, बहुत सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पूरी टीम होती है जो काम करती है। ठीक है, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं। क्या है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है हमारे। ठीक है, इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम में द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन इन द लोकसभा। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी को। हाँ, प्रेसिडेंट मैंने अभी बताया ना ऊपर ही कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो वही यहाँ पे लिखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जो भी मेजोरिटी पार्टी के भी जो भी पर्सन होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जिस जो भी पार्टी जो 51% वोट ले आती है, उसको जो है वो वोट वो वहां पे वो जिता, मतलब उन्हीं की पार्टी में से किसी एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो वही है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करते हैं लीडर, ये प्राइम मिनिस्टर को, तो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है। और इन केस अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है और इनमें से मतलब जिस भी पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है या सबसे ज्यादा सीटें हैं, 51 नहीं है लेकिन सबसे आपस में सबसे ज्यादा है, उस पार्टी को जो होता है वो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मौका देते हैं कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। और वो मेजोरिटी कैसे प्रूफ करते हैं, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन बना के, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिशन। इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। तो उसको जो भी अगर कोई भी या तो मेजोरिटी पार्टी का, और अगर मेजोरिटी पार्टी नहीं है तो जो भी गठबंधन वाली सरकार है उनमें से जो भी पर्सन जो होता है या जो भी पार्टी जो होती है वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है प्रेसिडेंट के सामने। उसको प्रेसिडेंट जो है वो क्या वो उसकी पार्टी में से किसी बंदे पर्सन को वो क्या चूज कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है सर्व्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एमपीज इन द लोकसभा। कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या सर्व करते हैं, विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एमपीज। कि प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एमपीज इन द लोकसभा। हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं जितने भी, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि हाँ इन्हीं में से जो भी होता है वो अपना गठबंधन बना के उसको वो गठबंधन बना के, या अगर कभी मेजोरिटी पार्टी में भी है तो वो गठबंधन बना के अपनी मेजोरिटी शो करते हैं पार्लियामेंट में, तब जाके वो अपॉइंट होते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे बोली है कि उनको सपोर्ट मिलता है मेजोरिटी ऑफ द एमपीज का इन द लोकसभा में, क्योंकि जनरली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के से ही होते हैं। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा मतलब लोकसभा से ही होंगे और राज्यसभा से नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। वो दोनों से सकते हैं लेकिन जनरली लोकसभा से होते हैं। उसका कारण भी यही है कि वो डायरेक्टली अपॉइंट होके आते हैं। ठीक है, आराम से मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे लोकसभा से हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं, तो वो हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे लोकसभा से चुन के आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से चुन के आ सकते हैं, राज्यसभा से भी चुन के आया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे क्या बोलते हैं, क्या नाम था, मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे कहाँ से थे, वो राज्यसभा से थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा, जनरली लोकसभा से होते हैं, बस ये बात थी। ठीक? अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स की फंक्शन इंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर के काम क्या होते हैं? तो उन जैसे मैंने प्रेज़िडेंट के काम बताए थे जो 3 काम थे, वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी कुछ ना कुछ काम होते हैं। तो सबसे पहले तो वो अपनी पूरी टीम के लीडर होते हैं। जैसे मैंने बताया था ये पूरी टीम होती है, उसके यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बैठ रहे हैं, ये क्या है, उनके लीडर हैं, तो वो लीड करते हैं। दूसरी बात है कि वो एडवाइस करते हैं, जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि एडवाइस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो इतने सारे मेंबर होंगे, सारे एडवाइस करने थोड़ी जाएँगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो जाके एडवाइस करते हैं हमारे प्रेज़िडेंट को। तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़। तो वो जो भी उनकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उनके साथ वो जो है कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हमारे अमित शाह जी जो हैं, उनके साथ रहते हैं बड़े। तो वो क्यों रहते हैं? या सिर्फ़ उनके साथ नहीं, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ दिखते रहेंगे। क्योंकि वो जो पूरी टीम है, उस टीम में ही वो टीम के मेंबर हैं हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, तो वो अलग-अलग मिनिस्ट्री से होते हैं और इन्हीं के साथ जो होता है, इनका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमेशा बना के रखते हैं। और क्योंकि वो हमारे होम मिनिस्टर हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं, तो इसलिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके रहते हैं। इसके अलावा भी वो बहुत सारी मिनिस्ट्री के साथ, लगभग सारी ही मिनिस्ट्रीज़ के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ही ड्यूटी बनती है कि पूरे देश को देखना। तो सबके साथ वो कोऑर्डिनेट करके रहते हैं, क्योंकि लीडर का काम ही यही होता है ना कि सबसे बात करके सबसे सिचुएशन जानना और एक्चुअल में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना और चीजें करना।
ठीक। फोर्थ क्या है, शेपिंग द पॉलिसीज। हाँ, तो शेप करना नेशनल पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब अब क्या होता है, जो भी काम करना होता है देश के लिए, जो भी आपके कानून बनाना होता है, या कोई स्कीम्स लागू करना है, या किसी भी तरीके के जो सारे काम होते हैं वो कौन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, तो यही है, तो ये हमारे की फंक्शंस है हमारे प्राइम मिनिस्टर के। है क्या, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यही लोग क्या लेते हैं, यही लोग डिसीजन लेते हैं और यही रन करते हैं गवर्नमेंट को। जो भी पूरी गवर्नमेंट हमारी रन हो रही है, सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरे मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दो, मतलब सबके साथ मिलकर पूरी टीम वर्क के साथ पूरा देश जो है वो मैनेज हो रहा होता है और हमारी गवर्नमेंट रन कर रही होती है। जैसे आपकी क्लास में भी, आपकी जैसे अगर स्कूल में भी अगर देखा जाए, तो स्कूल में सिर्फ आपकी प्रिंसिपल मैम पूरा स्कूल नहीं चला रही है। प्रिंसिपल मैम with all the teachers of the school have coordinately work to run your स्कूल। तो सारे टीचर्स प्रिंसिपल मैम के साथ मिलके स्कूल चला रहे हैं, ठीक वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलके हमारी गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक, तो दे आर कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसीलिए ये सारे ही लोग क्योंकि मिलके गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो ये सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। और लोकसभा के प्रति ही क्यों होते हैं, क्योंकि लोकसभा ही ऐसी हमारी ये क्या बोलते हैं, ये सदन है हमारा ऐसा, जो हमारा मतलब पार्लियामेंट का वो हिस्सा है जिसमें डायरेक्टली लोग अपॉइंट होते हैं, जिसको हम वोट करते हैं। ठीक है, लोकसभा में वही मेंबर जाते हैं जिन्हें हम वोट करते हैं। इसीलिए लोकसभा के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हैं ये, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो लोकसभा के प्रति हैं, वो इसी कारण की वजह से है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये मतलब सॉरी, हम लोगों के द्वारा मतलब जनता के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए। तो मोस्ट ऑफ द बिल्स दैट कम टू द गवर्नमेंट फॉर द डिस्कशन आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर बहुत सारे जो बिल्स होते हैं कम टू द पार्लियामेंट में आते हैं फॉर द डिस्कशन एंड इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा ही बहुत सारे बिल्स जो है हमारे पार्लियामेंट में लाए जाते हैं। अब पार्लियामेंट में दोनों हिस्से आते हैं, हमारे लोकसभा और राज्यसभा के बहुत सारे बिल। कुछ बिल हमारे लोकसभा में आ रहे हैं, कुछ बिल हमारे राज्यसभा में आ रहे हैं। कुछ कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सदन में सबसे पहले स्टार्ट हो सकते हैं। अदरवाइज जनरल बिल जो होते हैं वो हमारे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इनिशिएट हो सकते हैं। इनिशिएट मतलब होता है शुरुआत होना। तो इनमें से किसी में भी शुरू हो सकते हैं। जनरली जो जनरल बिल होते हैं हमारे, जो जनरल बिल होते हैं वो जनरली किसी में से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा, लेकिन हाँ अगर मैं मनी बिल के बारे में बात करूं, है ना, मनी बिल। तो मनी बिल ऐसा है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट होगा और राज्यसभा में बाद में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के बिल होते हैं। अब क्या है कि अब परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल कॉल द सिविल सर्वेंट्स हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ एंड पॉलिसीज। देखो होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलके, या मतलब पूरी जो हमारी पार्लियामेंट है, इन सब ने पूरे ने सबने मिलके क्या कर दिया, हमारा लॉ वगैरह बना लिया, जो हमारे लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद उस पे क्या साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है। अब ये तो लॉ बनाने का प्रोसेस है। जब लॉ बन जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो इम्प्लीमेंट जो हमारा पार्ट करता है वो हमारा कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है ना। तो एग्जीक्यूटिव जो है उसका काम होता है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंट काम करने में अगर इसका देखा जाए तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, देखो। तो नॉर्मली हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव में काउंट होते हैं। इसके अलावा भी एक और पार्ट मतलब जो होता है, परमानेंट ग्रुप होता है जो हमारा एग्जीक्यूटिव में ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट ग्रुप एग्जीक्यूटिव में काउंट होता है उसी को हम सिविल सर्वेंट बोलते हैं। और ये सिविल सर्वेंट जो होता है, जो हमने जो कानून बनाए हैं हमारी लेजिस्लेचर ने, लोकसभा और राज्यसभा ने मिलके, उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो काम करता है वो हमारा यही परमानेंट ग्रुप कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट होते हैं। एक जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम आते हैं आपके, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, है ना, प्रेसिडेंट आते हैं, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ा था। ठीक, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब जो थे वो आ रहे थे। ठीक, और गवर्नर और ये लोग भी आते हैं। तो ये हमारे क्या थे, एग्जीक्यूटिव में थे। ठीक, ये हमारे थे नॉर्मल, परमानेंट नेचर के नहीं होते, क्योंकि ये तो हर 5 साल में इनका इलेक्शन होता है और ये चीजें होती हैं। लेकिन एक और ग्रुप होता है एग्जीक्यूटिव में जो जिसका परमानेंट नेचर होता है, जो 5 साल की वजह से नहीं आते। ये हमारे रहते ही हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसके थ्रू जाते हैं। तो गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू जो जाते हैं उसको, वो जो है हमारा वो परमानेंट ग्रुप होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक, उस परमानेंट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उस परमानेंट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। ठीक, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि यूपीएससी का एग्जाम है ना। यूपीएससी क्या है,
ठीक, अगर आपको नहीं पता तो आपने कभी यूट्यूब वगैरह पे देखा हो यूपीएससी या आईएएस को देखा हो। और अगर ये भी नहीं पता कि कौन होते हैं यूपीएससी, मतलब क्या होता है यूपीएससी और आईएएस कौन होते हैं, अगर ये नहीं पता तो मैं आपको बेसिकली एक मतलब बता देती हूँ। नॉर्मली जैसे आपके यहाँ पे जो भी बेटा काम होते हैं ना, जैसे कि आपके यहाँ पे अगर आप इनकम सर्टिफिकेट कभी बनवा रहे हो या कभी ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होता है या इनकम सर्टिफिकेट होता है, इस तरह के सर्टिफिकेट्स पे जो साइन होते हैं ना, वो हमारे कहाँ से होते हैं, वो तहसीलदार या जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होते हैं, उनके थ्रू होते हैं। ठीक है, तो डीएम जो होते हैं उनके थ्रू होते हैं। तो जो ये जो अपॉइंट होते हैं डीएम और हमारे तहसीलदार, ये हमारे यूपीएससी जो एग्जाम है उसी के थ्रू जाते हैं। और स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एसपीएससी बोलते हैं। और यहाँ से जो पर्सन चुन के आते हैं, इनके मतलब अलग अलग नाम है, जैसे यूपीएससी के कैंडिडेट्स भी बोलते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो चुन के जाते हैं। ठीक है, उन उसकी पोस्ट को डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और इसी के अलावा इसका एक और वर्ड है हमारा सिविल सर्वेंट। ऑल आर द सेम थिंग। ठीक, बस एसपीएससी में ये फ़र्क होता है कि स्टेट लेवल पे होता है और यूपीएससी जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो जो इसके थ्रू अपॉइंट होते हैं वो पूरे देश में वर्क करते हैं, और एसपीएससी में जिस स्टेट के अंदर अपॉइंट होते हैं उस स्टेट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक, तो दिस ऑफिसर्स ऑफ्टन कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना इनके बहुत सारे नाम है। तो यूपीएससी के थ्रू जो जा रहे हैं, डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल सर्वेंट भी बोला जाता है, आईएएस भी बोला जाता है। ठीक है, आईएएस जो है आईएएस भी बोला जाता है। इसी के अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला जाता है और ब्यूरोक्रेट्स भी बोला जाता है। तो ये सारे एक ही चीज के नाम है। तो वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स, तो जो भी मिनिस्टर्स ने ऊपर कानून बनाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल पास होके गया और प्रेसिडेंट के जिन पर साइन हो गए, तो उसकी डायरेक्शन पे जो काम करते, तो डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। ऊपर से अगर हेल्थ, अगर मान लो ये जो सिविल सर्वेंट्स जो लगे हुए हैं, मान लो अगर ये हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम का रिस्पॉन्सिबल जो होगा, जो काम एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट करेगा उन लॉ को, वो हमारे ये वाले होंगे। और अगर कोई किसी और से रिलेटेड अगर कोई काम करना है, जैसे कि जैसे मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब चीजें बताई, तो इस तरह के काम भी यही लोग करते हैं। तो ठीक, ये मिनिस्टर्स के जो डायरेक्शंस होते हैं, उनकी जो भी ऊपर से आदेश आते हैं, उनके अनुसार ये लोग काम करते हैं। एंड एंश्योर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फंक्शन स्मूथली, और ये इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, आई होप कि सबको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है। तो ये द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसके अलावा हमारा क्या है, तो हमारे यहीं पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो खत्म हो गए, जिसमें हमारे दो ही के बारे में हमें बताया था, एक प्रेसिडेंट के बारे में और एक हमारे पार्लियामेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने देखा था एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक, तो इन्हीं दोनों लोगों के काम बताए गए थे। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी मिनिस्ट्री में क्या हुआ था, या कुछ हमारा मतलब पास्ट का कुछ हिंट दे रखा है ये बॉक्स में। तो ये बॉक्स पढ़ने जा रहे हैं अब हम। देखो, हमारे ये कौन है, सब लोग बच्चे पहचानते हैं क्या इनको, कौन है ये हमारे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। कौन है ये, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये रेलवे के मिनिस्टर हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अब 1956 में बेटा हुआ क्या था, रेलवे मिनिस्टर जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ऑल्दो उस एक्सीडेंट के मतलब लिए इनको ब्लेम नहीं किया गया था, किसी ने इनको ब्लेम नहीं किया था उस एक्सीडेंट के लिए। वो एक मिसफॉर्चुनेट था जो हो गया। ठीक, या हो सकता है कि इनकी मतलब इनकी कोई ये मतलब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी या इनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये उस टाइम पे हमारे रेलवे मिनिस्टर थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहराया कि एज अ मैं अगर रेलवे मिनिस्टर हूं और मेरे अंडर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो मैं मॉरली रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए। इसीलिए उन्होंने इस चीज के, इस एक्सीडेंट के चलते उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जैसे आज की डेट में कभी ऐसा कभी होता है, आपने सुना है, जनता उन्हें जनरली मजबूर कर रही होती है या उनकी मतलब वो होती है, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है, तब कोई मिनिस्टर ऐसे वो कर रहा होता है, मतलब रेजिग्नेशन दे रहा होता है। लेकिन मॉरली एथिकली कोई खुद से ही ये स्टेप ले, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनके वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, है ना। कौन लोग कर सकते हैं जिनके वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, वो उन्हीं का ही एग्जाम्पल है।
जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि although he was not blamed for the accident, he believed that a minister must take moral responsibility for anything that happens in his ministry. So he offered his resignation to the prime minister, हमारे जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम में डिक्लाइन भी कर दिया था, बट शास्त्री जी ने उनसे इंसिस्ट किया कि नहीं, आप ये ले लीजिए, और फाइनली फिर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। तो देख रहे हो कि हमने मतलब ये इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हाँ, हमें हमेशा अपने वैल्यूज को बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर आपने कभी कोई गलती कर दी है तो हमें हमेशा उसके लिए खुद से ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और खुद से ही सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें होती नहीं है। लेकिन बेटा सॉरी बोलने से ना कोई भी बच्चा छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी तो यू कैन टेक अपॉलजीज इन फ्रंट ऑफ जिसके लिए आपकी गलती हो गई है, जिसके तहत हो गई है, या किसी भी चीज के लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही फंक्शन कर लिए। अब यहाँ पे बता रहा है डिफरेंस। जैसे ये वाला पोर्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपकी बुक में ही टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, जिसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि इसके अंदर से तो क्वेश्चन जब आपका पेपर में आएगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस याद कर लोगे तो ऊपर के फंक्शंस भी जो जनरली थे वो भी आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। ठीक। तो क्या डिफरेंस है हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, तो देखते हैं। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी मतलब कि बना कैसे है। ठीक है। कि हमारी उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, या कौन इसका मेंबर होता है। तो लेजिस्लेचर का जो मेंबर होता है वो कौन होता है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। कि ये जो होती है वो हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है हमारी कंट्री की। कंपोज, अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, हमारे लोकसभा आती है और हमारी राज्यसभा आती है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि कानून पास होने के लिए भी हमें यही तीन लोग चाहिए होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो वही हमारा क्या होता है, लेजिस्लेचर में आता है। उनका काम क्या होता है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव में ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसमें क्या पार्ट आता है, इसमें आता है, मैंने बताया था कि हमारे तीन चार एग्जीक्यूटिव के हमारे पार्ट होते हैं जिनका काम होता है काम करवाना। तो काम करवाना, जो ये लॉ पास जो हुआ होता है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करवाना। तो इन मिनिस्ट्रीज जो भी इनके अंडर मिनिस्ट्रीज आते हैं उनके अंदर ये काम होता है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चार पार्ट हमने देखे हैं, जिसमें हमने प्रेसिडेंट के और वाइस प्राइम मिनिस्टर के अलग से भी हमने फंक्शनिंग देख ली। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इनका काम क्या था, लॉ बनाने का। ठीक है। और दूसरी बात होती है एग्जीक्यूटिव ने जो ढंग से काम किया है या नहीं इसको चेक करने का, क्योंकि ओवरसीइंग मतलब होता है देखना, देखना कि वर्क जो है एग्जीक्यूटिव का वो कैसे है। ये जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम क्या होता है, एनफोर्स करना लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो भी लेजिस्लेचर ने कानून है उसको लागू करना। फंक्शंस में अगर देखा जाए तो कैन इंट्रोड्यूस द सम बिल्स इन द पार्लियामेंट। इसका काम क्या है, बिल्स वगैरह जो भी है कुछ उनको चेक करना, इंट्रोड्यूस करना बेसिकली। सॉरी, यहाँ तो चेक करना था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा लागू करने के लिए जो लेके आते हैं ना बिल सबसे पहले फर्स्ट टाइम, इंट्रोड्यूस करना कोई भी तरह का बिल इन द पार्लियामेंट। तो ये काम भी किसका होता है, हमारे लेजिस्लेचर का। लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बिल आर इंट्रोड्यूस बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट। कि जनरली जो बिल लेके आया जाता है वो कौन लेके आते हैं, वो मिनिस्टर्स ही लेके आते हैं, है ना। कौन लेके आते हैं, मिनिस्टर्स ही लेके आते हैं। और मिनिस्टर्स जो थे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो हमारे किसके पार्ट थे, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट थे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता कौन है, ये सारे आपके जैसे कि रेलवे मिनिस्टर हो गए, आपके हेल्थ मिनिस्टर हो गए, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, आपके रोडवेज मिनिस्टर हो गए, आपके ये हाईवे मिनिस्टर हो गए। तो ये क्या है, सारे ये सारे ही जो मिनिस्टर्स की टीम है यही अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बिल लेके आते हैं। जैसे अगर एजुकेशन का कोई बिल है तो एजुकेशन मिनिस्टर लेके आएंगे, अगर रेलवे का कोई बिल है तो रेलवे मिनिस्टर लेके आएंगे। तो इस तरह के जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो बिल लेके आए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा आते हैं। ठीक है। हाँ। अब क्या है, इसका दूसरा फंक्शन क्या है हमारे लेजिस्लेचर का, कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वही मैंने बताया अभी कि एग्जीक्यूटिव के काम के ऊपर जो नजर रखने का जो काम होता है वो हमारा लेजिस्लेचर का होता है। और ये कैसे पूछ पाते हैं इनसे, मतलब कैसे ये चेक रखते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कैसे नजर रखते हैं, तो क्वेश्चंस पूछ के, जो मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन आर वगैरह के थ्रू। तो हमारे लेजिस्लेचर जो होते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर जो बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर नहीं होते लेकिन हमारे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट का मेंबर होते हैं लेकिन मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, तो वो सारे हमारे किसमें पार्ट में आ जाते हैं, वो हमारे लेजिस्लेचर में। ठीक है। ऑल्दो लेजिस्लेचर में हमारे दोनों ही, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं या नहीं है, दोनों ही पार्ट है हमारे लेजिस्लेचर का। लेकिन जनरली अब जो क्वेश्चन पूछेगा मिनिस्टर, अपने आप से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अदर मतलब जो ऐसे मेंबर्स जो हमारे मिनिस्टर्स नहीं है और पार्लियामेंट का पार्ट है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उससे, किससे, एग्जीक्यूटिव से, जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन आर जो होता है उसके अंडर ये क्वेश्चंस पूछते हैं।
इस तरह की चीज होती है। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव होता है, इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द लेजिस्लेचर, कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारे एक्सप्लेनेशन देते हैं आपके लेजिस्लेचर को ऑन इट्स डिसीजन एंड एक्शन, कि कोई भी चीज उन्होंने क्यों करी है, उसके पीछे क्या एक्शन था। एंड एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, और यही लोग जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर ही, कि हमारे जो भी ये प्रेसिडेंट को जो भी सहायता प्रोवाइड कराई जाती है, एडवाइस की जाती है प्रेजेंट को ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, वो हमारा किसकी वो कौन करता है? वो एग्जीक्यूटिव करता है। और एग्जीक्यूटिव में भी कौन पर्सन करता है? अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव में कौन सा एग्जीक्यूटिव का पार्ट, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाके तो हमें उनको नहीं बताएगी ना। जैसे आपकी क्लास में भी अगर कभी कुछ काम होता है या आपको टीचर से कोई बात करनी होती है सारे बच्चों को, तो क्या सारे बच्चे जाते हैं टीचर के पास कोई बात करने के लिए? नहीं, क्लास का जो मॉनिटर होता है वही चला जाता है जनरली। तो यहाँ पर भी यही चीज है। ठीक। अब इसके बाद थर्ड काम क्या है? सैंक्शन ऑल द गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, कि गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनको सैंक्शन करना, मतलब उस बिल को पारित करना। तो ये भी किसका काम है? ये हमारे लेजिस्लेचर का काम है। प्रिपेयर करना एंड इम्प्लीमेंट करना द बजट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, उसको प्रिपेयर करना, पहले बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा किसका काम है? तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि बजट अब कौन बनाएगा? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्योंकि मिनिस्ट्री है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, तो ये हमारे किस में आएगा? हमारे ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा। ठीक। उसके बाद है कंसल्ट द डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, कि ये लोग जो होते हैं वो डिफरेंट, जो अलग अलग आपकी पार्लियामेंट्री कमिटी होती है उनसे कंसल्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मान लो लेजिस्लेचर में जो होता है बेटा, लेजिस्लेचर में तो हमारे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेजेंट तीनों आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारा जो मतलब जैसे कि कोई बिल है हेल्थ से रिलेटेड है, तो सारे लोकसभा के मेंबर हो सकता है कि उसके बारे में ना जानते हो, है ना, कि मतलब उनको इतनी नॉलेज ना हो। तो इसलिए वो सेपरेटली बिल पहले जो होता है चेक करने के लिए किसके पास जाता है? वो कमिटीज के पास जाता है। और फिर जो हमारी कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, फिर उसके ऊपर वो क्या करती है? एक्शंस लेती है। तो वही है कि कंसल्ट डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारे एग्जीक्यूटिव में क्या है? कैन फंक्शन द डे टू डे मैटर्स इंडिपेंडेंटली, तो ये फंक्शन करते हैं हमारे डे टू डे मैटर्स को हमारे इंडिपेंडेंटली। मे कंसल्ट द कमिटीज व्हेन रिक्वायर, और ये जो होते हैं हमारे एक तो डे टू डे मैटर्स को देखते हैं और वो कंसल्ट करते हैं कमिटी से जब इनको जरूरत होती है। तो ये हम अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसमें भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। बाकी एक बार अच्छे से इस पूरे सारे बॉक्सेस जो हैं इधर के और इधर के सबको पढ़ लेना। ठीक है, और मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक। तो हमने अभी पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस पढ़ लिए, हमने उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन पढ़ लिए और हमने उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन पढ़ लिए। ठीक। अब क्या है बेटा, अब हमारा जो तीसरा ऑर्गन है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में शायद, कि गवर्नमेंट जो होती है उसके तीन ऑर्गन है। तीन ऑर्गन कौन से हैं हमारी गवर्नमेंट के? तो वो है एक तो लेजिस्लेचर वाला, लेजिस्लेचर, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो उसका हमारा पिलर है गवर्नमेंट का, तो वो क्या है? जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी की बात चल रही है। ठीक। तो जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी का काम क्या होता है हमारा? रोल ऑफ द चेक्स एंड द बैलेंसेस, कि जुडिशरी क्या काम करती है? चेक करने का काम करती है एंड बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस रखती है। जैसे ये जो तीनों ही जो हमारे ये जो बने हुए हैं, हमारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है। तो यहाँ पे जुडिशरी कैसे चेक एंड बैलेंस रखती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी जो है इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉज ऑफ द लैंड। जो जुडिशरी है वो हमारे ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है। मैंने बताया ना अभी, ब्रांच ये बताया मैंने, ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है। जो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है? इंटरप्रिटेट करने के लिए, कोई भी चीज को समझने के लिए, है ना, इंटरप्रिटेट करवाने के लिए, मतलब समझाने के लिए इंटरप्रिटेट करवाना। एंड अप्लाइंग द लॉज ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग इन द स्पेसिफिक केस ऑफ डिस्प्यूट, कि किसी भी तरह का अगर लैंड या कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह होता है तो उससे रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है वो जुडिशरी देखती है। कि हाँ, अगर कभी लॉ वगैरह कुछ ज्यादा ही टेक्निकल लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको चेक करना है कि हाँ ढंग से उसका मीनिंग क्या है, उसको समझाने का जो काम होता है वो हमारी जुडिशरी का होता है। अब दूसरा काम अगर देखा जाए तो जुडिशरी फंक्शन थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोड, तो जुडिशरी जो है वो एक सिस्टम ऑफ कोड के थ्रू काम करते हैं, प्ले द पाइवटल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नेंस, कि वो प्रॉपर अपनी टीम के साथ काम करते हैं। क्योंकि जुडिशरी मतलब सिर्फ एक लेवल की जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी भी हमारे 3 लेवल पे अलग से काम करती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हमारा हाई कोर्ट, इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हमारे जो बहुत सारे छोटे-छोटे कोर्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, तो अलग से भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं। तो मेनली तो ये 3 लेवल पे काम करती है और इसके डिस्ट्रिक्ट वाले में भी बहुत सारे अंदर पार्ट्स हैं। तो इन सब में तो जुडिशरी फंक्शन थ्रू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड प्ले अ पाइवटल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारे सिस्टम को मेंटेन करने में।
अब क्या है, जुडिशरी एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ensuring that all the branches of the government operate with the principles and the parameters enshrined in the constitution. जुडिशरी का काम क्या है, वो ये देखती है कि हमारे जो सारे जो हमारे लेजिस्लेचर वगैरह जो काम कर रहे हैं, वो कस्टोडियन मतलब ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे जो सब लोग हैं मतलब कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब ये है कि सबको वो चेक करती है, ये देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, वही वो चेक करते हैं कि विद इन द प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर एंड जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरामीटर्स प्रिंसिपल्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन चेक करता है, तो ये हमारी जुडिशरी चेक करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इट कीप्स अ चेक ऑन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो वो क्या करती है, एक ध्यान रखती है कि अच्छे से हमारी फंक्शनिंग हो रही है सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन की ऑफ द गवर्नमेंट या नहीं हो रही है। ठीक है, और कैसे करती है, बाय इंटरप्रिटेटिंग द लॉज एंड रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट एंड सेफ गार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। हाँ, तो ये कैसे चेक करती है, मैंने बताया ना कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो ये कैसे रखते हैं, इंटरप्रिटेट करती है लॉज को। मान लो अगर कोई भी लॉ हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको जुडिशरी भी कभी कभी चेक कर लेती है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट वगैरह कर रहा होता है तो वो चेक करती है, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसको भी सॉल्व करती है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसको भी ये सेफगार्ड करती है, चेक करती है कि उसको ढंग से बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा वॉयलेट हो रहा होता है तो जुडिशरी उसमें क्या करती है, इंटरफेयर करके फिर हमारे लेजिस्लेचर से और मतलब कहती है कि उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, Constitution not only describe how the legislature and executive are given power to govern the country, but it also lays the specific responsibility of this government of these organs. ठीक, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या है, बस इस पावर के साथ उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई है कि इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सिर्फ ये नहीं है कि आपकी क्या क्या पावर है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मम्मी ने आपको कुछ पावर दिया, अगर आप बड़े भाई बहन हो, अगर आपको मम्मी ने कुछ पावर दिए कि हाँ आपको घर पे देखना है कोई आए ना या ऐसी चीजें हैं, तो इस तरह की अगर मम्मी ने पावर दी है तो उसके साथ मतलब अगर पावर दी है कि हाँ आप कुछ एक्शन ले सकते हो इस तरह का, मतलब जैसे कि हाँ आप घर से बाहर जा सकते हो, चेक कर सकते हो, चेक एंड बैलेंस कर सकते हो, तो ये आपकी पावर है अगर देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बहुत सारी मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देके जाती है कि हाँ घर में देखना कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो वही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें दे रखी है, हमें बहुत सारी पावर दी है, मतलब इन तीनों को ही, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, इसके साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ensure that powers of the legislature are used properly and responsibility are followed, the judiciary is given the unique and the critical responsibility of checking the laws passed by the parliament have not violated in the constitutional framework। और ये कैसे वो इंश्योर कर रही है अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि हमारे जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी कानून वगैरह जो भी बनाता है, उसको जो चेक करने का काम है वो कौन करता है, वो जुडिशरी करती है। और जुडिशरी हमेशा जो भी लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसमें क्या चेक करती है, वो ये चेक करती है कि क्या पार्लियामेंट ने कोई भी चीज वॉयलेट तो नहीं कर दी, हैव नॉट वॉयलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कहीं उसने बनाते बनाते में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन कोई फ्रेमवर्क तो वॉयलेट नहीं कर दिया। इस सबको चेक जो कर रही होती है वो कौन करती है, हमारी जुडिशरी करती है। ठीक, similarly, if a violation of the constitution occur when the laws are implemented by the executive, the judiciary again has the power to step in, just as the parliament function through its legislation and the executive arm। ठीक ऐसे ही अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी लिखा हुआ है, देखो एक तो कानून बनाने में कोई गलती करी कि नहीं ये चेक करती है हमारी जुडिशरी। ठीक, तो मतलब लेजिस्लेचर के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो गया। अब कानून लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव ने जो भी लॉ बनाया था लेजिस्लेशन ने उसको पारित करते समय, उसको एनफोर्स करते समय कोई गलती तो नहीं कर दी है हमारे एग्जीक्यूटिव ने, इसको भी कौन चेक कर रहा है, हमारा लेजिस्लेचर चेक, सॉरी जुडिशरी चेक कर रही है। तो जुडिशरी हमारी दोनों के ऊपर कंट्रोल कर रही है। अगर देखा जाए तो मैं ऐसे बता देती हूँ, देखो कि जुडिशरी जो थी उसने दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया है। उसने ये भी देखा है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ने ढंग से कानून बनाया है कि नहीं, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बनाया या नहीं है। और जुडिशरी ये भी चेक कर रही है कि हमारी एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव ने जो कानून इंप्लीमेंट किया है क्या उसने लॉ के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है। ये दोनों ही काम जो है वो किसके काम है, जुडिशरी के। तो यहाँ पे वही चीज समझा रखी है। ठीक है, ये इन दिस चैप्टर में हमने क्या देखा है, वी हैव एक्सप्लोर्ड द हाउ द ऑर्गन्स विद इन द पार्लियामेंट बैलेंस मेकिंग द लॉ एंड एग्जीक्यूटिंग इट एंड हाउ द जुडिशरी चेक्स दिस एक्शन। These are all the examples of the separation of power and the system of the check and balance among the legislative, executive, and the judiciary.
ensuring that no one organ becomes too powerful। तो यहीं पे इससे हमें पता चलता है कि कैसे चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर रखा है। देखा कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई गलती कर दी, जुडिशरी चेक करेगी, एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलती कर दी, फिर जुडिशरी चेक करेगी। तो ये क्या है, वैसे तो ये तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंट अपना अपना काम करते हैं, ये कानून बनाता है, ये कानून लागू करता है और ये अपना न्याय देने का काम करता है, लेकिन ये एक दूसरे पर के ऊपर क्या है, चेक एंड बैलेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देख लिया कि जुडिशरी ने इसके और इसके ऊपर हमारा चेक एंड बैलेंस रखा, और इसके अलावा लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछता है कि हाँ उसने ढंग से इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। तो ये हमारा हो गया कि लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रख रहा है। इसी से हम बोल सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस की भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन तीनों के बीच में, ताकि कोई भी तीनों में से कोई भी जो हमारे ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अगर इन रियल लाइफ में देखा जाए तो अगर आप तीन भाई बहन हो और तो मम्मी जो होती है वो हमेशा तीनों को पावर भी देके जाती है, इंडिपेंडेंट भी है, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मम्मी एक चेक एंड बैलेंस भी रख के चलती है कि बड़े वाले को बोलती है कि बाकी दोनों पे नजर रखना, बाकी छोटे वाले को भी बोलती है कि बड़े भैया पे भी नजर रखना। तो ये क्या हो रही है, तो ये चेक एंड बैलेंस वाली प्रॉपर जो सिस्टम है वो मेंटेन करवा रखा है। ठीक, तो ऐसे हमारे ये तीनों ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के वो काम करते हैं। ठीक, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। अब हमारा क्या है, और जुडिशरी क्या काम करती है ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब आपका जुडिशरी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट द स्टेट लेवल। तो यहाँ से ये आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है हमारे स्टेट लेवल पे, तो ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पार्लियामेंट विद द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास क्या है, एक पार्लियामेंट है, और उसी पार्लियामेंट के अंदर ही लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं। सिमिलरली ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, कि हर स्टेट के अंदर भी अपनी खुद की लेजिस्लेचर और खुद की एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट असेंबली बोलते हैं। अगर मैं इन आसान शब्दों में बताऊं तो देखो, जैसे हमारे तीन लेवल की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे काम करवाने के लिए, लॉ वगैरह बनाने के लिए हमारी पार्लियामेंट है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में काम कराने के लिए हमारी क्या है, स्टेट असेंबली है। ठीक, तो ये चीज है। जैसे इसके मेंबर को, ठीक है, अब पार्लियामेंट के मेंबर को क्या बोला जाता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं तो इनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, एमपीज बोलते हैं। ऐसे लेगिस्ले ये असेंबली के पार्ट है, स्टेट असेंबली के, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इनके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जिस कौन का ये जो ये जो सेंट्रल के तहत जो पार्लियामेंट जो काम कर रही होती है, तो वो कौन से मुद्दों पे कानून बनाती है हमेशा, वो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट में जो जो मुद्दे लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो कानून बनाने का काम करती है वो हमारी पार्लियामेंट करती है। इसके अलावा अगर हमारे जो स्टेट का अगर देखा जाए तो स्टेट जो है वो कौन से मुद्दों पे कानून बनाती है, तो जो हमारी स्टेट लिस्ट दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट को इन मुद्दों पे कानून बनाना है, ये कानून जो बनाते हैं वो हमारी स्टेट बनाती है। ठीक है, एक हमारी एक और लिस्ट होती है, वो होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। इसमें क्या है, हमारा सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बनाने का काम करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो दोनों के कॉमन होते हैं, तो इसीलिए ये एक अलग से लिस्ट बना के जिसमें दोनों ही लोग अपने कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये था जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी कंकरेंट लिस्ट। तो ये हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो बीच के मुद्दे हैं अगर देखा जाए जो दोनों में कॉमन है वो हमारी आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट के अगर मुद्दे देखे जाएँ तो वो कौन-कौन से हैं, जैसे कि आपके हैं एजुकेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसी, कोलैबोरेशन बिटवीन द यूनियन और स्टेट्स के बीच में कोई कोलैबोरेशन हो रहा होता है, या कोई एग्ज़िबिटिंग द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ फेडरलिज्म को अगर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके तहत भी क्या है, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के तहत काम होता है। ठीक? अब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द लिस्ट दैट हेल्प्स टू क्लैरिफाई द एरिया ऑन द व्हिच द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव, कॉल्ड द यूनियन एंड द स्टेट लिस्ट रिस्पेक्टिवली। तो वही वाली बात कि देखो बेटा, अब घर में भी जैसे आपके मतलब आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है या कुछ भी है, तो मम्मी क्या करती है, हमेशा दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ वो पावर डिवाइड कर देती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देती है। जैसे कि हाँ, एक बच्चा बर्तन धोएगा तो एक बच्चा आपका झाड़ू लगाएगा, है ना, या एक वजह से अब वो भी छोटे पे नहीं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जैसे अब आप लोग हैं कि एक बच्चा बाहर का काम करेगा, एक बच्चा घर का काम करेगा, या इंटरचेंजेबली भी जो यूज होते हैं घर में होती हैं चीजें। तो इसमें क्या है कि मम्मी ने आप लोगों के क्या है फंक्शन डिसाइड कर दिए कि ये बच्चा ये काम करेगा और ये बच्चा ये काम करेगा, ताकि आप दोनों के बीच में क्या हो, लड़ाई ना हो। और
अगर मम्मी ऐसा नहीं करेगी तो आप दोनों के बीच में तो हमेशा ही लड़ाई होती रहेगी कि नहीं मेरे को ये वाला करना है, मेरे को वो वाला करना है। तो इसलिए मम्मी क्या करती है, हमेशा दोनों कामों को अलग अलग कर देती है। ठीक वैसे ही हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बेटा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि इस मुद्दे पे लड़ाई होगी, और किस किस के बीच में होगी, सेंटर के बीच में होगी और आपके स्टेट के बीच में होगी। और वो लड़ाई ना हो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अलग से ही दो दो लिस्ट बना के चले गए। वो एक यूनियन लिस्ट बना दी और एक स्टेट लिस्ट बना दी। यूनियन लिस्ट में वो सारे मुद्दे रखे गए जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और स्टेट लिस्ट में वो वाले मुद्दे रखे गए जो हमारी स्टेट होगी हमारे अलग अलग, वो बनाएंगी। तो यही यहाँ पे बोला गया है। और अलग से इसके अलावा भी एक कॉन्करेंट लिस्ट भी बना दी गई, ताकि अगर कभी भी कोई कॉमन मुद्दे हो जिसपे दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आ जाए। दैट द स्टेट सब्जेक्ट ऑन विच द बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेगिस्लेट। ठीक। उसके बाद क्या है, हाउएवर इन द केस दैट द यूनियन गवर्नमेंट लेगिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो इट। हाँ, अब नॉर्मली होता क्या, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में तो ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कंकरेंट लिस्ट में कोई भी मुद्दा दे रखा है, जैसे कि अगर आपका एनवायरमेंट ही ले लूं या एजुकेशन ले लेते हैं, चलो अगर एजुकेशन में हमारे सेंट्रल ने कोई कानून बना दिया, तो स्टेट अब क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, बड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस अगर उसने पहले ही कोई कानून बना दिया, तो हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कानून को अपने यहाँ पे लागू कर ले। तो यहाँ पे यही है कि इन केस द यूनियन गवर्नमेंट लेगिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, अगर यूनियन गवर्नमेंट हमारी बना ले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो इट, उसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी सेंट्रल अगर देखा जाए तो उसके पास ज्यादा पावर है, वो हमारी एक अपर हेड पे है। ठीक। और हमारी स्टेट जो है वो उसके लोअर हेड पे है, तो इसलिए उसको जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम बोला उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा हमारे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक। तो इन केस ऑफ द आरटीई के तहत भी अगर देखा जाए राइट टू एजुकेशन में, तो एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि देखो एजुकेशन का जो मुद्दा था उस पर कानून किसने बनाया, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। लेकिन उसके बावजूद भी वही मुद्दा अगर देखा जाए तो हमारे सारे स्टेट ने उसको, सारे स्टेट को अप्लाई करना पड़ेगा उस मुद्दे को। तो ये हमारे इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। क्योंकि एजुकेशन मैंने बताया ना कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो उसमें हमारे अगर सेंट्रल ने बना दिया तो सेंट्रल बोल रही है कि हाँ उसको सारे ही जो छोटे छोटे आपके स्टेट्स हैं इनको मानना पड़ेगा, तो आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी। ठीक। हाँ। अब क्या है आपका, हाँ, कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया आपका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन वाला। अब यहाँ से आपका क्या है कि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक। एक बार देख लेते हैं कि आपका कितना पोर्शन बचा है। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी चली जाए तो क्या आप लोग देखोगे या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। ज्यादा तो नहीं है। हम्म, क्या बोलते हो, करा दूं? चलो ठीक है, करा देते हैं। थोड़ी सी लॉन्ग होगी वीडियो, कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, पहला स्ट्रक्चर क्या है आपका, यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला स्ट्रक्चर कैसे काम करती है हमारी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया ना कि हाँ हमारी ये तीनों लेवल पे काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों का पहला स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, तो इसके बारे में है। ठीक। अब देखो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अगर बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन हेड है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है। वहां जहां पे हमारा सेंट्रल में प्रेसिडेंट हेड है, वहीं पे अगर स्टेट में देखा जाएगा तो हमारा गवर्नर एज अ हेड है। ठीक है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ठीक। और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आते हैं। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये नहीं कोई कॉलेज से आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है इलेक्शन होके आते हैं। ठीक है। जो भी इनका इलेक्शन होता है उसमें जो जो पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे तो हमारी लोकसभा राज्यसभा जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो हमारे उसके तहत हमारे प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। ठीक। अब टर्म्स ऑफ ऑफिस में अगर देखा जाए कि कौन कौन कितने कितने टाइम के लिए काम करता है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है ये हमारे 5 ईयर्स के लिए काम करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी 5 ईयर्स के लिए काम करती है। एग्जीक्यूटिव हेड में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल हेड अगर देखा जाए तो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, और आपके अगर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड देखा जाए तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक वैसे ही जहाँ पे यहाँ पे नॉमिनल हेड यहाँ प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे गवर्नर होंगे, और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में देखा जाए तो यहाँ पे कैसे चुना जाता है, जो भी मेजोरिटी पार्टी का होता है या कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट में जिसने अपनी बहुमत जो होती है मेजोरिटी प्रूफ कर दी होती है, उसके तहत जो लीडर होता है वो चुना जाता है। और यहाँ पे भी वही चीज होती है, लेकिन यहाँ पे बस विधानसभा की होती है, और विधानसभा को हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो कौन सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट जो करता है, जो पूरी टीम बनाता है, मतलब
पॉइंट जो करता है, साइन जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन कौन कौन पर्सन उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेगा ये प्राइम मिनिस्टर ही तय कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक ग्रुप का हेड बना दिया और मैंने बोला कि हाँ बाकी बच्चों को जो भी है आप चूज करो कि आपको कौन कौन सा अपने अपने ग्रुप में लेना है। तो यहाँ पे आपने उन सारे बच्चों को चूज किया कि आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे या कुछ भी होगा, आपने ग्रुप में बच्चों को चूज कर लिया। उसको फॉर्मली अपॉइंट मैम करेंगी, लेकिन जो आपने जो चुना है उसका हक किसको दिया जाता है? खुद प्राइम मिनिस्टर को ही दिया जाता है। ठीक वैसे ही जहाँ पे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ पे हमारे क्या है? चीफ मिनिस्टर है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मैंने बताया था कि ये लोकसभा के लिए होते हैं, तो हमारे ये विधानसभा के लिए यहाँ पे हमारे जो भी होते हैं सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सारे एमपीज रिस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पे हमारे सारे लेजिस्लेचर के जो पर्सन थे वो थे। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे है बाई कैमरल सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। लेकिन हमारे अगर स्टेट में देखा जाए तो वहां पे हमारा यूनिकैमरल सिस्टम है, जहाँ पे विधानसभा ही होती है। लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं बेटा जहाँ पे हमारी बाई कैमरल सिस्टम है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ कुछ कुछ स्टेट्स में, और कितने स्टेट्स में अगर मैं बताऊं तो आपको सिर्फ 6 स्टेट्स में ही है। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो लोअर हाउस होता है उसको हम लोकसभा बोलते हैं, और अपर हाउस जो होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। और लोअर हाउस का ही नाम, हमारा जो लोकसभा जो होती है उसका नाम मतलब उसको एक और नाम से बुलाया जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। इसका क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा ही चुनी गई है। और राज्यसभा जो होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के थ्रू जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इसीलिए। अब यहाँ पे उसी को हमारे यहाँ पे जो होता है जो जैसे लोकसभा की तरह जो काम करता है, यहाँ पे जो करता है वो विधानसभा करते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। और राज्यसभा के तौर पे अगर देखा जाए तो विधान परिषद बोला जाता है, जो भी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द सम स्टेट्स ओनली। टर्म ऑफ अगर लोअर हाउस का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 ईयर्स है, यहाँ पर भी ये 5 ईयर्स है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पीकर है, और यहाँ पे भी हमारे स्पीकर ही बोला जाता है। मतलब जो भी लोअर हाउस के अंदर जो भी हेड होता है, मतलब लोअर हाउस अगर जैसे लोकसभा होती है, लोअर लोकसभा में सारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, मान लो इतनी बड़ी हमने अभी ऊपर लोकसभा देखी थी, उसमें मैंने बताया था ना कि जो फर्स्ट सबसे यहाँ पे जो बैठता है उसको हम क्या बोलते थे? स्पीकर बोलते थे। ठीक, तो वो हमारे ये यूनियन में भी स्पीकर बोलते हैं, और स्टेट के लेवल पे भी देखा जाए तो वहां पे स्पीकर ही बोलते हैं। उसके बाद क्या है, लेजिस्लेटिव पावर अगर देखा जाए तो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। यहाँ पे यूनियन लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा काम कर रही होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे भी ये सेम यही चीज होती है कि मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द, यहाँ पे स्टेट लिस्ट में के अकॉर्डिंग और कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रही होती है। ठीक, फाइनेंशियल पावर देखा जाएगा तो सिर्फ हमारा मनी बिल जो है, वो जो मैंने अभी बताया था कि वो सिर्फ ओरिजिनेट होता है लोकसभा में। अदरवाइज अगर कोई जनरल बिल होगा तो वो हमारा दोनों जगह हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि जो जो मनी बिल है वो हमारी विधानसभा में होगा, अदरवाइज जो बाकी सारे जो बिल हैं वो हमारे विधानसभा या विधान परिषद अगर वो बाइकैमरल है तो दोनों में से हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या टॉपिक है अब आपका? स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर क्या है आपके स्टेट लेजिस्लेचर का? अनलाइक द सेंटर, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल। ठीक है, कि अगर हम सेंटर के अपोजिट में अगर देखा जाए तो मतलब कैसे है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हमारी यूनिकैमरल है। हाँ, मतलब देखो, लाइक मतलब क्या होता है? सेंटर के जैसा। और अनलाइक मतलब क्या होता है? सेंटर के अपोजिशन, मतलब अपोजिट में। सेंटर में क्या था? बाइकैमरल सिस्टम था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों थी। लेकिन हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम यूनिकैमरल सिस्टम भी बोलते हैं। सिर्फ मैंने बताया कि सिर्फ 6 स्टेट्स जो है हमारे, जो 6 स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है क्या है, वो हमारा बाइकैमरल चल रहा है। तो इसीलिए तो ये हमारी यूनिकैमरल है। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द विधानसभा। कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है हमारे जो स्टेट्स के अंदर होते हैं उसको हम विधानसभा बोलते हैं। और जो अपर हाउस जो होता है हमारे स्टेट के लेवल पे हम उसको विधान परिषद बोलते हैं। ठीक, और वही जो मैंने अभी बताया था कि 6 स्टेट्स में है, तो वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, तो वो यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं। ठीक, मैं हमेशा इसको ना ग्रुपिंग में याद करती हूँ, ताकि हमेशा ना ये कभी भी आप नाम भूलोगे नहीं। जैसे जो भी स्टेट्स मैप के अकॉर्डिंग एक दूसरे के पास पास है, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो यूपी है, उसके साथ क्या है आपका, साथ में जो लगा हुआ है वो आपका बिहार है। ठीक, तो ये एक एक ग्रुप हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, ये ऊपर नीचे है, ऊपर महाराष्ट्र नीचे कर्नाटका, ये ग्रुप हो गया। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये भी एक ग्रुप हो गया। जो हमारा वैसे भी तेलंगाना निकला भी आंध्र प्रदेश में से, ये आपका तेलंगाना जैसा है और ये आपका ऐसा कुछ करके आंध्र प्रदेश है। तो ये दोनों भी क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। तो ये तीनों ग्रुप जो है, इन्हीं की जगह पे हमारा सिर्फ विधान परिषद है। अदरवाइज अगर पूरी कंट्री में देखा जाएगा तो वहां पे सिर्फ विधान सभा है। ठीक है, ये अब देखो, ये फोटो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये विधानसभा हाउस लेजिस्लेचर इन द, ये बताओ, सोचो कर्नाटका का है ये, विधानसभा है यहाँ पे शायद, आई थिंक
अच्छा नहीं, वहां पे विधानसभा को सौदा बोला जाता हो, क्योंकि कर्नाटका में है ना, तो मे बी लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो दूसरी लैंग्वेज में होगा ये। ठीक। So this building was envisioned by the Kengal Hanumantiya, हाँ, who was the freedom fighter। तो ये जो एनविजन जो इसको किया गया था, वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो थे, एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थे, और चीफ मिनिस्टर भी रहे थे कर्नाटका के, एंड लेटर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, उनके द्वारा इस बिल्डिंग को एनविजन किया गया था। ठीक है। अब आपको अगर आप अलग-अलग स्टेट से सुन रहे हो, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे कि आपके यहाँ पे कौन-सा लेजिस्लेचर है। अगर मान लो आप कोई आंध्र प्रदेश के बच्चा होगा, तो वो क्या बोलेगा कि हमारे यहाँ पे तो बाइकैमरल है। लेकिन अगर कोई हमारा दिल्ली का होगा, है ना? कोई यूपी का होगा, बिहार का होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि उसके यहाँ पे यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में आके बताओगे। ठीक? इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि हमारे टोटल स्टेट्स कितने हैं। ठीक, पहले पता तो चल जाए कि बच्चों को ये पता है कि नहीं, कहीं भूल ना गए हो हमारे प्यारे बच्चे। स्टेट्स कितने हैं ये भी आपको बताना है, और यूनियन टेरिटरी कितनी है वो भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये दोनों ही आपको क्या है, बताना है। ठीक। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, चैलेंजेस टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। कि क्या क्या चैलेंजेस, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो आ रही है टू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर के अच्छे से काम करने में। तो एज डिस्कस द इंडियन लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट असेंबलीज हैज द क्रिटिकल एंड द वाइटल रोल ऑफ द इनेक्टिंग लॉज। कि हमारा अगर देखा जाए तो हमारा इंडियन लेजिस्लेचर जो है, वहां पे क्या, इंडियन लेजिस्लेचर में हमने देखा कि पार्लियामेंट हमारा आता है, और वहां पे हमारा स्टेट और स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली दोनों होती है, हैज अ क्रिटिकल और वाइटल रोल है इनेक्ट करने में लॉज, ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी देखते हैं, एंड अप्रूव करते हैं वो लोग बजट। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कसिंग द नेशनल पॉलिसीज, डेवलपमेंट प्लान्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एड्रेसिंग द पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसी के अलावा अगर देखा जाए तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म भी देता है जहां पे हम अपनी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमारा क्या होता है, सारी नेशनल पॉलिसीज क्या क्या बननी चाहिए वो डिस्कस होता है, क्या क्या हमारे देश के लिए डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो सब डिस्कस होते हैं, क्या क्या हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस रहेंगे, हमारे बाहर की कंट्री से कैसे क्या रिलेशंस रहेंगे, ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। और एड्रेस किया जाता है पब्लिक के ग्रीवेंसेस, पब्लिक की जो भी शिकायतें होती है, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, तो उस चीज को भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है हमारे जीरो आर, क्वेश्चन आर और इन सब के थ्रू। ठीक है, जिसके थ्रू भी हमारी बात करी जाती है और आपस में डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीजें हमारी, ये हमें प्लेटफॉर्म देता है। इसके बाद हाउएवर द लेजिस्लेचर आल्सो फेसेस सेवरल चैलेंजेस। कि हमारे लेजिस्लेचर के अंदर कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको अभी तक हमने टैकल आउट नहीं किया है अपनी इनकी फंक्शनिंग में। तो कौन कौन से हैं वो चीज, तो देखो, फर्स्ट आपका चैलेंज क्या है, रेगुलर एब्सेंटिज्म ऑफ द मेंबर्स। ठीक, ये अगर देखा जाएगा तो ये आपका फर्स्ट चैलेंज है। ठीक। सेकंड अगर देखा जाए तो नॉन कोऑपरेटिव कंडक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द मेंबर्स। कि कोऑपरेटिव कंडक्ट नहीं होता, मतलब आपस में ढंग से बात नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि मेंबर्स जो थे वो मतलब जो भी आपकी असेंबली जो चल रही थी, या लोकसभा या राज्यसभा अपनी मीटिंग कर रहे थे, और बहुत सारे मेंबर्स उठ के बाहर आ गए, आपस में बात ही नहीं कर रहे, या बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं, तो इस तरीके से भी काम होने लग जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो रहा है। और एब्सेंटिज्म मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे मेंबर्स एब्सेंट हो जाते हैं जब उनकी मीटिंग होती है। जैसे आप क्लास में भी एब्सेंट हो जाते होगे, तो ऐसे हमारे पार्लियामेंट में भी काम होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग एब्सेंट हो जाता है, रेगुलर एब्सेंटिज्म रहता है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक। और कौन से मुद्दों को नहीं टैकल आउट कर पाए हैं, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट डिबेट्स एंड द डिस्ट्रप्शन ऑफ द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर जो था वो इसलिए बनाया गया था ताकि लोग जो है मतलब लोगों की जो बातें हैं क्वेश्चंस के थ्रू, या जो भी हमारे लेजिस्लेचर है वो मिनिस्टर्स के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का काम कर सके कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव से ढंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक वही जो है आजकल जो हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती जा रही है। क्वेश्चन आवर में भी बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लग जाता है, डिस्कशन ही नहीं हो पाता ढंग से, जो डिस्कशन के लिए बनाया गया था उस तरह का डिस्कशन जो है वो प्रॉपरली नहीं कराया जा रहा है। तो ये भी एक क्या है, एक प्रॉब्लम है, जो हमारा थर्ड चैलेंज है। ठीक, तो ये आपका हो गया थर्ड चैलेंज। तो ये आपको चैलेंजेस तीनों याद रखने हैं। अब इसके बाद क्या है, द पार्लियामेंट्री टिपिकली मीट्स द 3 टाइम्स अ ईयर। अब जो पार्लियामेंट है आपको पता है कि वो उसके 3 सेशन होते हैं। ठीक है, तो 3 सेशन अलग अलग होते हैं, 3 बार वो मिलती है। ठीक है, वो 3 बार जो मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेशंस। तो वो सेशंस के भी क्या है, अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, फर्स्ट सेशन का नाम है बजट सेशन। ठीक है, दूसरे सेशन का नाम है मॉनसून सेशन, तीसरे सेशन का नाम है विंटर सेशन। ठीक, तो ये देखो कितना आपके लिए आसान ही हो ना समझने के लिए, और आपको भी भूलो ना, इसीलिए ऐसे नाम रखे गए हैं, है ना।
देखो, बजट सेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें बजट डिस्कस करने के लिए सेशन होता होगा। और आपको पता है हमारा बजट कब आता है? तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका बजट कब आता है? आपको डेट मेंशन करनी है कि अब हमारा बजट कौन से डेट पे आता है। हमेशा कभी भी उठा के नहीं ले आते बजट। एक दिन डिसाइड हो रखा है, उसी दिन पे आपका बजट आता है। आपको कमेंट में बताना है कि कब बजट आता है। पहले आप बताओ, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको आंसर देके जाऊँगी इसका। मुझे याद दिला देना, ठीक है? तो ये देखो, बजट सेशन। एक दूसरा क्या था हमारा, ये मॉनसून सेशन। तो मॉनसून मतलब जब बारिश का जो टाइम हो रहा होता है, गर्मियों का टाइम जो होता है बेसिकली, वो उस टाइम पे होता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मॉनसून सेशन। एक विंटर, जो आपके अब ठंड चल रही है, तो अभी कौन सा सेशन चलेगा? अब आपका चलेगा विंटर सेशन। सॉरी। अब देखो, ईच ऑफ दिस हैज अ सिटिंग्स वेयर द पार्लियामेंट मीट्स टू डेलिब्रेट अपॉन द प्रपोज्ड लॉज एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द गवर्नेंस एंड सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑन इट्स डिसीजन एंड द एक्शन। ये इन तीनों ही जो भी मीटिंग होती है, आपके सेशंस होते हैं, इन्हीं के अंदर इसको जो मिलते हैं ये लोग, तो बैठ के बातें करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इन तीनों में क्या होते हैं, सिटिंग्स होती हैं। तो ईच ऑफ दिस हैज सिटिंग्स वेयर द पार्लियामेंट नीड्स टू डेलिबरेटली, वो क्या करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं गवर्नेंस के लिए, कि कैसे उन्हें लागू किया जाए लोगों के लिए, और क्या क्या स्कीम्स और जो भी आपकी पॉलिसीज हम लाई जा सकते हैं, ये सब चीजें डिस्कस होती है। यूजुअली अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट सिट्स द 6 आवर्स अ डे ड्यूरिंग द सेशन। कि एक दिन की मीटिंग अगर देखा जाए तो कितने घंटों की होती है, तो वो 6 घंटे की होती है। जैसे आपका 6 घंटे का स्कूल होता है, ऐसे 6 घंटे की यहाँ पे मीटिंग होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का स्कूल 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, तो वो 6 घंटे जनरली स्कूल होता है। तो ऐसे आपके सेशंस भी कितने होते हैं, जनरली 6 घंटे के एक दिन में होते हैं। तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द स्पेशल ओकेजन व्हेन देयर इज अ नीड टू कंप्लीट अर्जेंट बिजनेस एंड द स्टेट असेंबलीज टू हैव द सिमिलर शेड्यूल्स। ठीक, तो जनरली तो 6 घंटे का होता है, लेकिन कभी कभी जैसे आपके स्कूल्स में भी कभी कभी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है, कोई फंक्शन वंक्शन होता है। ठीक, ऐसे ही अगर कभी देश के अंदर कोई मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है, या कोई स्पेशल ओकेजन हो जाता है, जिसमें इनको लगता है कि नहीं 6 घंटे में सारी डिस्कशन नहीं हो पाएंगी, तो कभी कभी इस सेशंस को एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। ठीक, और जैसा ये सेशन हमारा क्या बोलते हैं, सेंटर के लेवल पे था, है ना, वैसे ये सेशंस जो होते हैं वो आपके स्टेट असेंबली के लेवल पे होते हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर ये 3 सेशन होते हैं, ठीक यही 3 सेशन जो होते हैं आपके स्टेट असेंबलीज में भी होते हैं, सिमिलर शेड्यूल्स होता है उनका। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक अलग से आपका बॉक्स दे रखा है, जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी का मतलब बता रखा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कितने घंटे इफेक्टिवली वो काम करते हैं। देखो, 6 घंटे बैठने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि 6 घंटे प्रॉपरली काम करते होंगे। इफेक्टिवली उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी रहती है। कभी कभी होता नहीं है कि हम बुक लेके बैठे रहते हैं, हम 4 4 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन अपने ख्यालों में खो जाते हैं, कुछ अलग अपनी ही बातों में चले जाते हैं, तो उसको पढ़ना थोड़ी काउंट करेंगे। हम बोलेंगे नहीं, इफेक्टिवली तो तुमने 1 घंटा पढ़ा है, आधा घंटा पढ़ा है, क्योंकि अगर तुम 5 घंटे पढ़े होते तो अभी तो पूरा चैप्टर याद हो गया होता। तो वही चीज होती है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, कि इन द पार्लियामेंट्री कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी को जो मेजर किया जाता है, वो नंबर ऑफ आवर्स से किया जाता है, अदर द लोकसभा और द राज्यसभा एक्चुअली फंक्शन। एक्चुअली जब वो जितने घंटे वो फंक्शन करती है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट द टाइम इट वाज शेड्यूल टू। शेड्यूल तो वो वैसे तो 6 घंटे के लिए है, लेकिन एक्चुअल वो आर कितना काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आपका एक टेबल दे रखा है, एक मिनट पहले ये देख लेते हैं। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज हैव द एनविजन एज द स्पेसेस फॉर द थॉटफुल डिबेट्स। कि ये जो आपकी मीटिंग हो रही है, ये जो आपकी प्रॉपर आपकी लोकसभा और ये लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के अंदर आपकी विधान परिषद और विधानसभा की जो मीटिंग हो रही है, ये सब चीजें क्यों हो रही होती है, ये सारे डिबेट्स और डिस्कशन जो हो रहे होते हैं, वो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हो रहे होते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए सोच के कि लोगों का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। However, अगर फिर भी देखा जाए तो when debates are disrupted, sessions are cut short and some bills take years to discuss and pass. And it becomes a matter of concern कि कभी-कभी क्या होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, या जनरली अगर सबकी आपस में जो भी सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं या जो भी लोग बैठे हैं, उनकी अगर आपस में सहमति नहीं हो पा रही है, तो बहुत बार क्या होता है, ये सेशंस जो तीनों हो रहे होते हैं, वो अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसको कट शॉर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि मान लो कि जैसे मैं आपको एक यहाँ पे बता नहीं रखा, लेकिन मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। देखो, जैसे आपकी क्लास में क्या होता है बेटा, क्लास में जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे मान लो आपकी क्लास की अगर स्ट्रेंथ 30 बच्चों की है ना, अगर 30 बच्चे अगर होते हैं क्लास में, तो मैम को पढ़ाने में मजा आता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, वैसे कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जो होता है वो बहुत कम बच्चे होते हैं, या मतलब मान लो कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और 2 5 बच्चे स्कूल गए हैं, तो टीचर क्या करती है, पढ़ाती नहीं है, बोलती है कि नहीं अब क्या ही पढ़ाना, 2 4 बच्चे आए हैं, रहने देते हैं। ठीक, ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली कभी नहीं, वैसे नॉर्मली भी क्या होता है, एक कोरम करके वर्ड होता है यहाँ पे ना, आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता दूं, कोरम मतलब होता है 1/10। क्या मैम मतलब होता है इसका, 1/10। कि अगर मान लो कि लोकसभा में या राज्यसभा में जितनी भी सीट्स हैं, उनके अगर 1/10 बंदे भी अगर पर्सन से अगर वो लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं बैठे हुए हैं,
तो जो स्पीकर होता है उस मीटिंग को वो क्या कर देता है, एडजर्न कर देता है कि नहीं ये मीटिंग नहीं होगी, रद्द कर देता है उसको। इसको हम क्या बोलते हैं, तो वही उसने बोला है, जो यहाँ पे सिर्फ कट शॉट बता दिया कि कट शॉट कर देते हैं। वो कैसे कट शॉट होते हैं, अगर कोरम भी मेंटेन नहीं होगी और सारे लोग उठ के बाहर चले जाते हैं अपना विरोध दिखाने के लिए। बहुत बार होता है कि मिनिस्टर्स विरोध दिखाने के लिए, या जो मेंबर्स होते हैं उसके, वो विरोध दिखाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बाहर निकल आते हैं, तो इससे कोरम मेंटेन नहीं हो पाती। अगर कोरम मेंटेन नहीं होती तो फिर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर कभी कभी क्या होता है, काम नहीं होता। या नॉर्मली भी अगर बहुत सारे लोग एब्सेंट हो गए हैं, कोरम मेंटेन नहीं है, तब भी क्या होता है, काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी यही होता है कि कभी कभी काम नहीं होता है। इसकी वजह से कुछ कुछ बिल जो है बेटा, वो डिस्कस ही होने में और पास होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक। हाँ, अब यहाँ पे क्या था, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेट एक्सप्लोर करके एक आपका बॉक्स दे रखा था, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसमें एक आपको स्टडी किया डाटा, इसमें आपको क्या बताया कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट ओवर टाइम। कंपाइल किया मोस्ट इसका, देखो लोकसभा जो थी, फर्स्ट लोकसभा, उसके कितने नंबर ऑफ सेशंस हुए थे, 14 हुए थे। और नंबर ऑफ सिटिंग कितनी बार वो बैठे थे 677 टाइम्स। ऐसे सेकंड लोकसभा जो थी उसमें 16 सेशंस हुए थे आपके, क्योंकि सेकंड लोकसभा मतलब 5 साल की लोकसभा है, तो 5 साल, है ना मैम, ये 5 नहीं दिख रहा मुझे, है ना? ये है 5 साल। तो 5 साल की मीटिंग में 14 सेशंस हुए थे। सेकंड लोकसभा में 16 सेशन हुए थे और इतनी नंबर ऑफ सिटिंग्स हुई थी। 10th लोकसभा में अगर देखा जाए तो 16 सेशन हुए थे और 423 हुई थी। और 13th लोकसभा में अगर देखा जाए तो वो 14 सेशंस हुए थे और 356 सिटिंग्स हुई थी। तो दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है ना? ऐसा दिख रहा है ना कि मैम ये सब है ना डिक्रीज़ हो रहा है, सेशन, सिटिंग्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी सिटिंग जो है वो रद्द हो जा रही है, बहुत सारे सेशन जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये है कि सेशंस के अंदर भी जो सिटिंग है, जो बैठ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। ठीक। अब क्या तो यही है कि रीडिंग द फॉर्मर स्टेटमेंट, हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन जो थे हमारे राज्यसभा के, जो एम वेंकैया नायडू जो थे, उन्होंने क्या बोला था इन 2021 में कि प्रोडक्टिविटी जो है राज्यसभा की 2004 से 14 तक जो थी, वो हमारी 78% थी, जो कि डिक्लाइन हो गई प्रोडक्टिविटी 65%। और ऑफ द 11 सेशन में अगर देखा जाएगा तो जब जिसमें वो प्रिसाइड कर रहे थे उसमें भी 4 ऑफ देम क्लॉक द लो प्रोडक्टिविटी में थे, जैसे कि 6.8%, 27.30% और 28% एंड 29.55%। तो वो बता रहे हैं कि कितने कम, मतलब हमारे जो प्रोडक्टिव है वो सेशन कितने ही कम प्रोडक्टिव हो चुके हैं। तो राज्यसभा रिकॉर्डेड द लोवेस्ट एवर प्रोडक्टिविटी ऑफ द 35% की, जो लोवेस्ट एवर उनकी प्रोडक्टिविटी थी, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्ट्रप्शन की वजह से वो ढंग से काम नहीं कर पाए थे। सोचो अगर मैम बार बार हमेशा यही करती रहे कि नहीं अगर बच्चे कम आए हम नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तो मैम का सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे अगर यहाँ पे ही सारे लोग नहीं आए, ढंग से मीटिंग नहीं हुई, ढंग से काम नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, तो हमारे सारे जनता के ही पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि हम लोगों के टैक्स के थ्रू ये सारा पैसा जा रहा था। तो ये चीज है। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट इंप्लीकेशन डज दिस हैव द रोल ऑफ द राज्यसभा इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, कि उसे क्या करना चाहिए इस चीज को इम्प्लीमेंट, मतलब उसका रोल मतलब इम्प्रूव करने के लिए या चीजें करने के लिए। ठीक है, ये है। इसके बाद भी हमारा एक बॉक्स था, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे तो ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये देखो, कंसर्न्स हैव बीन एक्सप्रेस बाय द सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा जो है हमारे कंसर्न्स जताए गए हैं अबाउट द फैक्ट दैट द सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा हैव द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, कि हमारे लोकसभा के अंदर कैसे क्रिमिनल केसेस अगे एक मिनट, कंसर्न्स दैट हैव एक्सप्रेस बाय द सेक्शन ऑफ सोसाइटी अबाउट द फैक्ट दैट द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा हैव द criminal cases against them and that many of the session are marked by the angry and the biased debates that do not seriously address the issue affecting the people। हाँ, देखो एक और कंसर्न है हमारे लोकसभा के अंदर, वो क्या है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना, जिनको हम चुनते हैं, हमने ये देखा है, या मतलब ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग निकला है कि बहुत सारे जो लेजिस्लेचर्स जो है वो हमारे जो भी हमारे वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, है ना, जिनको हमने चुन के भेजा है, वो लोगों के अगेंस्ट में क्या चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज भी जो है वो गलत है, क्योंकि सोचो अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे पर्सन तो नहीं है, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ वो किया होगा। अब देखो सारे लोग, ऐसा नहीं होता कि सबके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस चल रहा है उन्होंने कुछ किया, कुछ लोग होते हैं कि शायद उनका प्रूफ नहीं हुआ है, अभी ये चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे, अगर बहुत सारे लोग हैं तो ऐसा भी कुछ तो उसमें से ऐसे होंगे ना, जिनके अगेंस्ट वो जो चीज उन्होंने जो भी अपना वो मतलब एक्ट किया है वो प्रूव हो जाए, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए क्रिमिनल केसेस जो चलते हैं, तो ये इस मुद्दे पे भी क्या होता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा बात होने लग जाती है हमारे लेजिस्लेचर के अंदर, तो इसकी वजह से भी हमारे सेशंस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक? तो इसमें देखो अगर क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट लेजिस्लेचर थोड़ी एक्शन लेगा, उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहिए वो हम लोगों को लेना चाहिए। हम लोगों को, क्यों लेना चाहिए हम लोगों को? हमें क्या एक्शन लेना चाहिए कि जब भी हम जब जिस किसी भी पर्सन को अगर हम वोट कर रहे हैं,
तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमें उनकी प्रोफाइल हमेशा चेक करनी चाहिए, क्या जो भी पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्या वो क्लीन चिट वाले हैं? क्या उन्होंने उनके अगेंस्ट कोई एक्शंस मतलब कोई क्रिमिनल केस, कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं? क्योंकि अब तो ये चीज़ हो चुकी है कि जो भी पर्सन इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, उनको अपने बारे में सबको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो जो भी उन्होंने डिस्क्लोज़ किया उसको रीड कर लो पहले, वोट करने से पहले। अभी आप बोलोगे मैम हम तो छोटे हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को ये बात बता सकते हो कि जिस भी पर्सन को हम चूज़ करते हैं, हमें हमेशा उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि जिस भी पर्सन को हम अपॉइंट मतलब चूज़ करने जा रहे हैं, क्या वो सही है या सही नहीं है। ठीक है? उसके बाद ही हमें वोट करना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक? तो उसमें हमारी ही गलती है। ठीक? अब क्या है, द मीडिया आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेटिंग द कंसर्न्स ऑफ द इलेक्टोरेट एंड दिस कार्टून एक्सप्रेस देम इन अ ह्यूमन एंड द प्रैक्टिस मैनर ऑफ द हेल्दी डेमोक्रेसी। कि हमारी जो मीडिया है, मीडिया क्या है? मीडिया हमारी अगर देखा जाए तो ये है अ जो हमारी जो ये जो प्रेस है ना? जो आपकी न्यूज़ दिखाती है, चीज़ें करती है, तो उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे कंसर्न्स जो भी हैं इलेक्टोरेट के, उनके कंसर्न्स को रखना और बताना। और देखो मीडिया जो है वो इन कार्टून्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रही होती है चीज़ें। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, यहाँ पे हमारी ये पार्लियामेंट बनी हुई है, यहाँ पे पुलिस है, एम्बुलेंस है, फायर है, ये फायर सेफ्टी वाले पर्सन्स हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेंबर्स जा रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पे क्या दिखाया, अब मानसून सेशन चल रहा था, एक्सपेक्टिंग थंडर, और उसमें ऐसा लग रहा था कि एक्सपेक्ट हो रहा है कि भैया बारिश आ जाएगी ऊपर, लाइटनिंग होगी, स्टॉर्म्स होगी एंड ब्रीचेस इट द मानसून सेशन, कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि मानसून सेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ह्यूमर वे में दिखा रखा है कि हाँ सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं क्योंकि मानसून सेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। क्योंकि वो दिक्कत क्या है, आपस में मतलब डिस्कस होते रहेंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होंगे, है ना, और मतलब ऐसे पीटेंगे बहुत ज्यादा, तो इस तरह की चीजें जो चीजें करेंगे तो इससे पूरा मानसून सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको एक ह्यूमर वे में इस कार्टून के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्या है, स्क्रूटनी ऑफ द पेपर्स फाइल्ड बाय द कैंडिडेट, कि वही कि जब भी कोई जाता है, वही मैंने आपको बताया ना कि सारे जो भी जब भी कैंडिडेट जो होते हैं, जब वो जाते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या होता है, वो उनका पेपर जब वो जाता है कि हम लोग इसमें खड़े होने चाहते हैं, तो हमेशा वो अपने बारे में पूरा अपना बायोडाटा लिखते हैं कि हमारे खिलाफ ये केस चल रहा है, ये है, वो है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी देखें, लेकिन ऑल्दो वो जो है वो इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं, उनकी जो भी उनके खिलाफ केस चल रहा है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ होता है। तो कभी-कभी वो उनके हाथ बंधे होते हैं कि उनको उनको वो टिकट जो होती है या जो भी चीज़ें होती है, टिकट नहीं मतलब बेसिकली वो जो मतलब उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो मौका दे दिया जाता है, तो वो पर्सन हमारे इलेक्शन कमिश्नर कर देते हैं। लेकिन जो हमारे ये जो पर्सन है वो तो देखो अब तो वो तो चूज़ कर वो तो चाहेंगे कि हम इलेक्ट हो जाए और ये अपना सब कुछ डिस्क्लोज़ करते हैं इनके सामने। तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें, इसको चेक करें कि हाँ, वो चीज़ क्या है, हो रही है या नहीं हो रही है। Yet, our democracy grows stronger when the citizens stay informed and engaged. हाँ, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कब स्ट्रॉन्गर होगी, जब हमारे सिटीजन्स जो है वो इन्फॉर्म्ड होंगे, उन्हें हर चीज के बारे में पता होगा और वो इंगेज्ड होंगे, पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे। और वो कैसे कर रहे होंगे, बाय आस्किंग द क्वेश्चन, शेयर देयर व्यूज एंड पार्टिसिपेटिंग इन द पब्लिक डिस्कशन, पीपल हेल्प द शेप बेटर पॉलिसीज। हाँ, तो ये कैसे होगा, हमें कैसे हम स्टे इन्फॉर्म रहेंगे और हमारा जो ये चीज है एंगेज जो है वो एंगेजमेंट जो है वो बनी रहेगी, तो वो है हमारा जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे हम डिस्कशंस वगैरह में। तो पीपल जो है हेल्प करते हैं शेयर द बेटर पॉलिसीज़ शेप करने में, ठीक? Thereafter, one of the best ways to overcome the challenges India faces regarding its legislature is to ensure that the many more citizens stay informed and the matter of the importance to society and the participate in the discussion to the public debate on the digital spaces. तो ये सब चीज़ें कैसे की जा सकती है, जो भी हमारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट हमारे इम्पोर्टेंस होते हैं सोसाइटी के लिए, इन मैटर्स से डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिबेट्स भी लिए जा सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके, जैसे कि आपकी अगर सोशल मीडिया साइट्स हैं या चीजें, उनसे लोगों को डायरेक्ट राय जान के वो काम किया जा सकता है। लेट द वेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफर करते हैं कि ये वाली पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, द कंस्ट्रक्टिव एंगेजिंग विद द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द पॉलिसीज, कि हाँ उनके बारे में उनको बता के ये दिखा के उनको भी डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देना चाहिए हर चीज। तो इस तरीके से हम अपने जो चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। अब क्या है, मैनी मोर यंग लीडर्स जो हैं एंड डाइवर्स वॉइसेस आर एंटरिंग द पब्लिक लाइफ, कि बहुत सारे हमारे जो यंग लीडर्स हैं वो एंड डाइवर्स वॉइसेस आर एंटरिंग द पब्लिक लाइफ, तो वो हमारे क्या है एंटर कर रहे हैं पब्लिक की लाइफ में, एंड टेक्नोलॉजी इज टेकिंग इज इजियर टू स्टे कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व विद द गवर्नेंस, कि बहुत सारे नए नए लीडर्स जो हैं वो आ रहे हैं, अपनी बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज हो रहा है, कनेक्टेड है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं अपनी गवर्नेंस में।
जो न्यू लीडर्स हैं, ठीक? क्योंकि अब वो आ रहे हैं तो अब वो यूज़ करते हैं, तो हमें और ज़्यादा इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सिटीज़न्स हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता चले। एज़ अ फ्यूचर वोटर होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? योर चॉइसेस एंड द पार्टिसिपेशन विल प्ले अ की रोल इन द स्टैंडिंग पार्लियामेंट एंड द असेंबली ऑफ द स्टेट यू बिलॉन्ग टू द एंश्योरिंग दैट दे आर द ट्रूली सर्व्स ऑल पीपल, ठीक? अब आप क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हो अभी, लेकिन आप भी 2-4 साल, 10 साल में आप भी क्या होगा कि आप भी मतलब वोट डालना स्टार्ट करोगे। जब आप वोट डालना स्टार्ट करोगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप, क्योंकि अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो, है ना, इतने अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, तो यू नीड टू इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि ढंग से काम हो रहा है या नहीं, ये चीज देखना, ठीक? और किसको अपॉइंट करना है इसके ऊपर भी प्रॉपर आप बैकग्राउंड स्टडी करके ही किसी को अपॉइंट करना। क्योंकि अगर आपने नहीं करी, सोचो आप, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपकी क्लास में अगर एक मॉनिटर है, जिस दिन मॉनिटर चूज हो रहा था उस दिन या तो आप गए नहीं, या आपने उसके मॉनिटर के इलेक्शन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इससे क्या होगा? कोई ऐसा मॉनिटर भी चूज होके आ सकता है, सोचो, जो पार्शियलिटी करे, जो बायस्ड हो जाए, कि अपने फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट करे और आपके अगेंस्ट हमेशा एक्शन ले, आपका नाम लिख दे बोर्ड पे, जब अगर आप शोर नहीं मचा रहे हो तब भी उनके फ्रेंड्स बातें करे लेकिन वो उसके नाम नहीं लिख रहे, तो ये क्या हो जाती है? पार्शियलिटी हो जाती है, बायसनेस हो जाती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर दी जाती है मॉनिटर के द्वारा। फिर आपको बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब आप कुछ कर सकते हो क्या इसमें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने जब पार्टिसिपेशन जब करवाया जा रहा था मॉनिटर का, तो आपने ध्यान नहीं दिया, किसी को भी वोट कर दिया। तो इसीलिए अब अगर हमारे जैसे, ठीक ऐसे ही अगर हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, अगर उनके चुनाव में हमने ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बारे में बैकग्राउंड स्टडी नहीं करी कि वो पर्सन कैसा है, कैसा नहीं है, तो सोचो वो भी अपॉइंट हो जाएँगे और उनके सोचो क्रिमिनल केस भी चल रहे हैं, चीज़ें भी चल रही हैं, तो वो और पावरफुल बन जाएँगे, उनके पास सीट भी आ गई और उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। तो जो हमने उनको अपॉइंट कर दिया, तो फिर वैसे भी हमारे देश का उद्धार थोड़ी होगा, फिर तो देश का वैसे ही बंटाधार हो जाएगा, वैसे ही देश नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बैकग्राउंड स्टडी करना, देखना, क्योंकि अब तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि हर किसी, जो भी कैंडिडेट चुनने के लिए जो खड़ा होता है सीट्स के लिए, उनको अपना बैकग्राउंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा लोगों को, ताकि फिर लोग जो है उनके बारे में एक्शन देख सकें कि हाँ, इसको चूज करना है या नहीं। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाके इंटरनेट पे जाके उनके अगेंस्ट चेक करो कि हाँ, उनके बारे में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या है, हाँ, बस चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो हमारे कौन थे? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। फॉर्मर का मतलब होता है बेटा पहले, पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है ना, इसीलिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड दैट ड्यूरिंग अ स्पीच इन द लोकसभा में इन्होंने क्या बात कही? सरकारें आएँगी जाएँगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। इस देश का जो लोकतंत्र है वो क्या रहना चाहिए? अमर रहना चाहिए। तो ये बात किसने बोली थी? ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी। कि अब इंग्लिश में वही वाली बात है कि गवर्नमेंट विल कम एंड गो एंड पार्टी विल राइज एंड फॉल, बट द नेशन मस्ट एंड्योर एंड इट्स डेमोक्रेसी मस्ट लिव ऑन। ठीक, ये है। What message do you think that this gives about the role of the parliament and the leader in the democracy, and why it is important to protect the democratic values even when the political power changes? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ट्राई करना देने की, ठीक है? और अगर आपसे नहीं होता तो जब क्वेश्चन आंसर वाला जब सेशन आएगा तो उसमें मैं इसके आंसर को कवर कर दूंगी आपके लिए, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे क्या है, बिफोर वी मूव ऑन, अब क्या है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो चैप्टर की समरी है कि हमने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ लिया। तो ये भी हम 2 मिनट में ज़रा क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या-क्या पढ़ा हमने। तो हमने क्या-क्या देखा? इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम जो है उसमें हमारा एन्श्योर है कि पावर कैसे शेयर होती है, कैसे डिबेट होते हैं और लीडर्स जो होते हैं वो कैसे अकाउंटेबल होते हैं। जवाब देना पड़ता है उन्हें। दूसरा हमने ये देखा कि लेजिस्लेटिव जो होता है वो मेक करता है लॉ, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी जो है वो एंश्योर करता है कि वो फॉलो करे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक। तीसरा, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल, की पार्लियामेंट जो है वो लोगों की जो वॉइस है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि हम ही ने उन लोगों को चुना है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो फिर वो जो चुन के गए होते हैं वो हमारी वॉइस को वहां पे बोले, हम जो चाहते हैं उसको वहां पे वो उस तरह का लॉ लेके आए और रिफ्लेक्ट करे द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। फोर्थ हमने क्या देखा कि बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट इन द स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू द बैलेंस रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द यूनिटी, कि वो दोनों हमारे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों की ही ये स्ट्रक्चर बना इस तरह से बना रखा है कि वो बैलेंस करे चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो अच्छे से यूनिटी मेंटेन करे। चेक एंड बैलेंस बिटवीन द इंस्टीट्यूशन हेल्प द प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट्स एंड अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि जो हमने चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम बनाया है कि हाँ, हमारे जुडिशरी दोनों के ऊपर हमारा चेक एंड बैलेंस रखती है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर रखती है। तो इससे क्या हो रखा है, अच्छे से हमारे जो सारे तीनों इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे होते हैं और अपहोल्ड कर रहे होते हैं अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। फिफ्थ क्या है, हमारा लास्ट क्या है, फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट नीड्स टू बिकम मोर एफिशिएंट, की जो हमारी फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की उसको बहुत ज्यादा नीड्स टू बिकम मोर एफिशिएंट बनना चाहिए एंड प्रोडक्टिव बनना चाहिए, सो दैट द की कंट्री की प्रोग्रेस जो है वो नॉट थ्वार्टेड। ठीक।
कि हमारी फंक्शनिंग जो पार्लियामेंट के जो काम है वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ताकि कंट्री की प्रोग्रेस जो है वो रुक ना जाए, वो चलती ही रहे। ठीक? आज के लिए बस इतना ही। ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर है। इसकी भी जल्द ही वीडियो आएगी जो आपको देखनी है। ठीक है? हाँ, इसके अलावा एक बार खुद से भी आप ट्राई कर लेना क्वेश्चन आंसर्स देने की या मतलब आंसर करने की। इन केस अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है वो भी मैं बना दूँगी क्वेश्चन आंसर्स को समझाते हुए, ठीक है? सारे बच्चों को क्या करना है, देखो मैंने इतने मेहनत से, इतने दिल से ये चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है बेटा, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं माँग रही, मैं आपसे सिर्फ छोटी-सी बात माँग रही हूँ। लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है इस मतलब कि इसके लेक्चर के बारे में कि हाँ, एक टीचर हैं जिनका नाम प्रीति है, जो ऐसा पढ़ाती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा, बुरा लगता है तो बुरा। अपने फ्रेंड्स को बताना है कैसा पढ़ाती हैं। अगर कोई भी बच्चे को इतने डाउट्स आ रहे हैं कि हाँ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, या किसी बच्चे ने छुट्टी कर ली थी स्कूल के टाइम पे जब मैम ने समझाया था, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकता है, ठीक है? ये आप बच्चों के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। जैसे आप बच्चों को छोटी-छोटी मोटिवेशन चाहिए होती है, ऐसे हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है, और हमारी मोटिवेशन आप हो। आप अच्छे-अच्छे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, इतना ही चाहिए।